हाय फ्रेंड्स। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम आदर्श कुमार है और हम एक और टॉपिक के साथ आपके साथ जुड़ने वाले हैं। तो बहुत शानदार टॉपिक है, बहुत मज़ा आने वाला है। प्रेसिडेंट के बारे में जानेंगे, प्रेसिडेंट का कैसे इलेक्शन होता है, उसको कैसे निकालते हैं या हटाते हैं, उस पर महाभियोग प्रक्रिया क्या होती है, उसकी शक्तियाँ क्या होती हैं, उसके बारे में जानेंगे डेप्थ में। लेकिन प्रॉब्लम ये आती है वहाँ पे कि जो राष्ट्रपति पढ़ते हैं, जब बुक में बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है, मतलब उसकी शक्तियाँ वीटो वाला है, क्षमादान वाला है, उसमें बहुत ज़्यादा इधर उधर फैला हुआ है। तो मैं सोचूंगा उसको एक ही जगह कन्वर्ट करूँ कि सारी शक्तियाँ, उसके जो कार्य हैं और जो जो पदों की नियुक्ति करता है, उनको मैं यहाँ पे एक ही लेक्चर में कंप्लीट करवाने के लिए थोड़ा सा प्रयास करूँगा। देखता हूँ कितना हो पाता है। चलो थोड़ा सा ट्राई करते हैं प्रेसिडेंट के बारे में। राष्ट्रपति के बारे में जानते हैं। सबसे पहले राष्ट्रपति के बारे में संविधान में क्या कहा गया है ये सुनते हैं, ये समझते हैं कि राष्ट्रपति के बारे में संविधान में क्या क्या कहा गया है। संविधान में कहाँ उल्लेख किया गया है राष्ट्रपति के बारे में, उसकी शक्तियों के बारे में और महाभियोग प्रक्रिया के बारे में क्या कहा गया है। तो सबसे पहले मैं यही कहूंगा कि इसको नामात्र कहते हैं। सबसे पहले तो नामात्र का प्रमुख, नामात्र का प्रमुख बोलते हैं राष्ट्रपति को। और ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि सबसे पहले जो वास्तविक शक्तियां होती हैं, वास्तविक शक्तियां जो होती हैं, आपको पता होगा वास्तविक शक्तियां पीएम के पास होती हैं। हमारे इंडिया में पीएम वास्तविक शक्तियों को होल्ड करता है। प्रेसिडेंट को हेड ऑफ स्टेट कहा जाता है। सबसे पहले तो ये बात मैं पहले बता चुका हूँ प्रीएम्बल वाले टॉपिक में। हेड ऑफ स्टेट क्यों कहा जाता है? हेड ऑफ स्टेट, और हेड ऑफ स्टेट क्यों कहा जाता है इसका रीज़न भी मैं उसमें बता चुका हूँ कि इसका रीज़न क्या है। मैं एक बार फिर बता देता हूँ। यहाँ पे स्टेट का मतलब किसी राज्य या विशेष पर्टिकुलर विशेष राज्य से नहीं है। जैसा यहाँ पे लिखा हुआ है स्टेट, कि राजस्थान से हो या एमपी से हो या यूपी से हो, वो स्टेट वाला स्टेट नहीं है। जब थ्योरी पढ़ते हैं अपन, तो उसमें थ्योरी पढ़ते हैं तो उसमें क्या होता है, जो स्टेट होता है ना, उसको अपन एक देश के रूप में देखते हैं। इसलिए इसलिए यहाँ पे हेड ऑफ स्टेट लिखा होता है। हेड ऑफ स्टेट राष्ट्रपति को कहा जाता है। और राष्ट्रपति का संविधान में कहाँ उल्लेख है, ये बहुत जानना जरूरी है। संविधान में यहाँ मैं बता दूं कि आपको बहुत सारे टीचर ये क्या करते हैं कि सेपरेट वे में आपको आर्टिकल और राष्ट्रपति बताते हैं। लेकिन यहाँ पे सेपरेट वे में नहीं पढ़ना है, क्योंकि सेपरेट वे में क्या होता है, बहुत ज़्यादा वो हो जाता है, क्योंकि आर्टिकल भी फिर आपको सेपरेट पढ़ना पड़ता है। लेकिन मैं यहाँ पे कुछ पदों को एग्जैक्ट, एक लाइन आती है जो एग्जाम में कई बार भी पूछा गया है, जो मैंने क्वेश्चन में देखी हुई है। तो उसमें ये बर्डन होता है जो राष्ट्रपति के साथ साथ उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद और महान्यायवादी के साथ होता है इसका वर्णन, जिसमें संघ की कार्यपालिका के साथ इसका वर्णन किया जाता है। संघ की कार्यपालिका, संघ की कार्यपालिका के साथ इसका वर्णन किया जाता है। अब संघ क्या है? संघ का मतलब होता है यहाँ पे सेंटर, आप ये समझ सकते हैं, सेंटर, सॉरी, सेंटर की कार्यपालिका। अब ये एग्जैक्ट वर्ड होता है जिसे कई बार हम छोड़ के निकल जाते हैं, लेकिन इसके साथ हमें राष्ट्रपति को देखना चाहिए। इसके साथ हमें कार्यपालिका का पूरा विस्तार मिल जाता है, सेंटर वाली का। जैसे कि इसमें लिखा हुआ है सेंटर की कार्यपालिका। तो मैं जितने भी सारे पद हैं जो कार्यपालिका के अंदर आते हैं, वो मैं सारा इसमें एक बार बता दूंगा। और उसको मतलब सेपरेट वे में नहीं पढ़ना है, उसको मिला के मैं बताऊंगा आपको। तो इसमें क्या क्या शामिल होता है, सबसे पहले तो यही क्वेश्चन उठा के पूछ लिया जाता है कि कौन कौन सा संघ की कार्यपालिका में शामिल है।
तो इसमें होता है राष्ट्रपति, आपका राष्ट्रपति होता है, उपराष्ट्रपति होता है, पीएम होते हैं अपने, मंत्रिपरिषद होती है, और एक और पद होता है जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, महान्यायवादी। महान्यायवादी होता है। ये 5 पद हैं जो बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, संघ की कार्यपालिका में कौन-कौन शामिल है। तो ये 5 पद एग्जैक्ट आपको याद रखने हैं कि कौन-कौन इसमें शामिल है संघ की कार्यपालिका में। और इसका उल्लेख बात करें तो भाग 5 में दिया गया है। भाग 5 में दिया गया है। और आर्टिकल की अगर हम बात करें तो आर्टिकल दिया हुआ है आपका 52 से 78 तक। ओके, 52 से 78 तक। अगर मैं सेपरेट बात करूं इसकी राष्ट्रपति की, तो राष्ट्रपति का जो आर्टिकल है वो 52 से 62 तक है। अगर आपको सेपरेट में भी बताना है तो केवल और केवल यहाँ पे राष्ट्रपति आ जाता है 52 से 62 तक, 62 तक। ओके, जबकि संघ की कार्यपालिका का वर्णन इसमें दिया गया है 5 में और 52 से 78 तक। अब देखो यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनता है। अब देखो, राष्ट्रपति का सबको पता रहता है 5 में है, उपराष्ट्रपति का पता रहता है, लेकिन प्रधानमंत्री का ज़्यादा आपके पास मटेरियल नहीं होता है। तो प्रधानमंत्री से क्वेश्चन उठा के पूछ सकता है आपको कि कौन से भाग में है ये और कहाँ पे उल्लेख है इसका। देखिए यहाँ पे है पीएम और मंत्रिपरिषद का उल्लेख कि संघ की कार्यपालिका में 52 से 78 तक इसका उल्लेख है। नामात्र क्यों कहा जाता है? क्योंकि वास्तविक जो शक्तियां होती हैं वो पीएम के पास होती हैं, ना कि राष्ट्रपति के पास। इसलिए इसे नामात्र का प्रमुख कहा जाता है। वास्तविक शक्तियां पीएम के पास होती हैं और जो सारे कार्यकारी कार्य होते हैं ये पीएम के नाम से पीएम करवाते हैं, राष्ट्रपति के नाम से होती है। तो मुझे लगता है ये सारा आपको समझ में आ गया होगा कि स्टार्टिंग ऐसे होती है, इस तरह से हेड ऑफ स्टेट होता है। और अगर हम एक और बात करें तो ये देश का प्रथम नागरिक होता है राष्ट्रपति, फर्स्ट पर्सन ऑफ द इंडिया, प्रथम नागरिक होता है। प्रथम नागरिक होता है राष्ट्रपति। ओके, तो बेसिकली जो जो पॉइंट आपको याद रखना है बुलेट फॉर्म में करवा रहा हूँ ताकि ज़्यादा मटेरियल ना हो। नोट्स भी बुलेट फॉर्म में बनाइए ताकि ये चीज़ें बहुत जल्दी याद हो जाती है और यही मटेरियल आपको याद रखने का है। बाकी जो याद रखने वाला नहीं होता उसको छोड़ दिया जाना चाहिए मेरे हिसाब से। आपको यही बुलेट फॉर्म में ऐसे ही लिख लेना चाहिए। जैसे राष्ट्रपति हेड ऑफ स्टेट क्यों कहा जाता है देश में, ये भाग आर्टिकल है, इसमें इतना है, नामात्र का प्रमुख है, वास्तविक शक्तियाँ हैं। आर्टिकल अगर आपको सेपरेट में चाहिए तो सेपरेट में भी इतना होता है आपका। लेकिन मैं कहूँगा सेपरेट वाला याद ना रखें, इस तरह से याद रखें कि इसमें कौन कौन से पद होते हैं और राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, पीएम, मंत्रिपरिषद और महान्यायवादी। तो मुझे लगता है ये जो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन होता है ना टाइप में, तो वो मेरे हिसाब से यहाँ पे क्लियर हो चुका होगा। तो इंट्रोडक्शन तो आपका हो गया है। अब राष्ट्रपति के बारे में जानते हैं हमें पढ़ना क्या क्या होता है। सबसे पहले क्या होता है, बहुत ज़्यादा पेजेस में दिया हुआ था तो उसको कैसे कन्वर्ट किया जाए। 12, 13, 15 पेजेस होते हैं, तो उसको कैसे हम शॉर्ट फॉर्म में करें, तो वो यहाँ पे मैं बताऊंगा आपको कैसे करना है। आपको 4-5 पॉइंट पे हम राष्ट्रपति को कंप्लीट कर सकते हैं। तो देखिए, राष्ट्रपति, देखिए सबसे पहले पढ़ना क्या होता है। इसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो पूछे गए हैं वो भी मैं बताऊंगा कि कौन कौन से एरा से पूछे गए, कौन कौन से टॉपिक से पूछे गए। सबसे पहले आता है इसका इलेक्शन, निर्वाचन। निर्वाचन एक एक करके वहां से उठाएंगे, फिर हम एक एक को मैं समझाऊंगा कैसे और क्यों है। ठीक है, थोड़ा टेक्निकल है, आराम से समझना है, कोई भी ज़्यादा जल्दबाजी मत करना, क्योंकि अगर एक बार कंप्लीट हो जाता है ध्यान से अगर आप पढ़ें तो आपको दोबारा पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस थोड़ा मोड़ा रिवीजन करना चाहिए 1 महीने के अंदर अंदर। मुझे नहीं लगता इसमें दोबारा पढ़ने वाली ऐसी कोई चीज़ है। बस बुलेट फॉर्म में ऐसे लिख लेना है नोट्स। एक कॉपी मत बना लेना यार दूसरा कि
जैसे बुक में दिया हुआ वैसे ही आप लिखते जा रहे हो, तो वो नहीं करना है। मैं आपको पहले ही बता चुका था, प्रियम्बल वाला मैंने टॉपिक कराया था, उसमें पेन कॉपी की ज़रूरत ही नहीं थी, तो मैंने उसमें सिर्फ वो बताया था। यहाँ पे थोड़ा सा आपको लिखना भी पड़ेगा। तो सेकंड में क्या आता है, सेकंड में आती है इसकी योग्यता। योग्यता आती है, शपथ आती है और शर्त है। मैंने इसको कन्वर्ट किया है ताकि ये जो चीज़ें हैं आपको बहुत ज़्यादा अलग अलग चीज़ में मिलती है, अलग अलग टॉपिक बनाए हुए, योग्यता, शपथ और शर्तें। तो मेरे ख्याल से इनका अलग अलग टॉपिक होने का कोई मतलब नहीं निकलता, इतने छोटे छोटे हैं, तो एक ही पॉइंट में इसको कवर किया है मैंने यहाँ पे। जैसे कि मैंने खुद ने अपने नोट्सों में आई यूपीएससी वाले मेरे नोट्स हैं, तो मैंने खुद में ऐसे ही एक बुलेट फॉर्म में लिखा हुआ है इनको कि यहाँ पे ये अलग अलग नहीं है, कंबाइन करके लिखा हुआ है। तीसरा आपको याद रखना है, इसकी पदावधि कितनी होती है। पदावधि से मतलब होता है कि इसका कार्यकाल कितना होता है। यहाँ पे कार्यकाल भी लिख सकते हैं, कार्यकाल कितना होता है। इसकी पद रिक्तता के बारे में बताएगा कि किन किन कंडीशन में पद रिक्त होता है राष्ट्रपति का। कुछ कंडीशन होती है यहाँ पे मैं बताऊंगा कि कौन कौन सी कंडीशन में राष्ट्रपति का पद रिक्त होता है। और एक होता है यहाँ पे महाभियोग। इसको साथ पढ़ेंगे, मैंने इसीलिए कहा था कि ये टॉपिक थोड़ा सा ऐसा है कि बहुत सारी चीज़ें बिखरी हुई है, जैसे योग्यता वाला, शपथ वाला, शर्त है, यहाँ पे पदावधि, रिक्तियाँ हैं, महाभियोग हैं। ये बहुत सारी बुक में अलग अलग फॉर्म में दिए हुए हैं। मैंने इसको एक एक चीज़ में अलग अलग ना देख के इनको ज्वाइंट करके देखा है, क्योंकि इनमें बहुत ज़्यादा वो नहीं है। निर्वाचन वाला है, इसमें थोड़ा टेक्निकल चीज़ें हैं जो मैं धीरे धीरे समझाऊंगा आपको, ऐसा कुछ नहीं है। जहाँ पे जो टेक्निकल चीज़ होगी मैं उसको अलग से डिफाइन करूँ, दिक्कत नहीं आएगी वहाँ पे। चौथा है इसमें, इसकी शक्तियाँ क्या है। शक्तियाँ वाला थोड़ा बड़ा है, तो इसमें थोड़ा सा, इसी में थोड़े से सब टॉपिक बनेंगे जिसमें मैंने बनाए हैं आपको। देखिए सबसे पहले आता है इसका कार्यकारी शक्ति है, ठीक है, कार्यकारी शक्तियाँ में। उसके बाद आती है इसकी विधायी शक्तियाँ। देखो ये सारी शक्तियाँ बहुत ज़्यादा लिखी हुई हैं बुक्स में, बहुत ज़्यादा लिखी हुई हैं। मैं आपको सिर्फ पहचानना सिखाऊंगा कि इनको कैसे पहचानते हैं कि कौन सी शक्ति राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्ति है और कौन सी इसकी विधायी शक्ति है, बस पहचानना सिखाना है। बाकी आप सबको वो नहीं लिखना है जो बुक में लिखा हुआ। बुक में बहुत सारी शक्तियाँ कार्यकारी तो बताई हैं और विधायी बताई हैं, लेकिन सिर्फ उन चीज़ों को छोड़कर, एक्सेप्शन चीज़ को छोड़कर, अगर मैं कहूँ कि बाकी सबको आपको भूल जाना है, एक्सेप्शन याद रखना है, तो उससे ही कंप्लीट हो जाएगा, आपको कुछ नहीं करना है इसमें। यहाँ पे आ जाता है, इसके बाद आता है इसका वित्तीय शक्ति और चौथा आता है इसका न्यायिक। ठीक है, अब इसकी थोड़ी सी कुछ और शक्तियाँ हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कूटनीतिक भी आता है इसमें, उनको मैं अलग से कर रहा हूँ। कूटनीतिक, सैन्य, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है, इसलिए आपको इसको एक ही पैरा में लिख सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं। एक आपातकालीन शक्तियाँ होती हैं, आपातकालीन। तो इनमें मैं कहूँ बेसिकली ये चार बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी तीन में तो कुछ नहीं है, सिर्फ एक एक दो दो लाइन में मैं समझा दूंगा, उसमें टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अब टेक्निकल चीज़ यहाँ आती है इसकी, सबसे अच्छी चीज़ इसकी होती है, एक तो शक्तियाँ होती हैं अध्यादेश। इनको ज़्यादा पढ़ना है, क्वेश्चन यहीं से पूछे गए। अध्यादेश की शक्तियाँ होती हैं, क्षमादान की शक्तियाँ होती हैं, ठीक है। एक होती है वीटो पावर, एक होती है वीटो पावर। तो ये सारी शक्तियाँ हैं इसकी, इस सम को मैंने डिवाइड करके रखा है, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो मैं अलग अलग करके पढ़ाऊंगा और शक्तियों में ही बताऊंगा ये कौन सी शक्ति के अंदर आती है, कौन से आर्टिकल के तहत आती है, क्योंकि इन्हीं से क्वेश्चन पूछा गया है, निर्वाचन से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया है। बाकी इसमें आपको शपथ और इसमें तो आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक यहाँ पे
महाभियोग में थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि वो एक इसी तरह का एक टेक्निकल वो चीज़ है। बाकी शक्तियों में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, मैं 1-2 लाइन में ही आपको शक्तियाँ कंप्लीट करवा दूँ। एक-एक लाइन का काम है। बाकी जो भी टाइम लगेगा वो आपका इसमें लगेगा, क्योंकि ये बहुत अच्छी वो है टॉपिक इसके। तो हम एक-एक करके लेंगे, जैसे निर्वाचन वाला है, योग्यता वाला है, एक-एक करके मैं सबको समझाऊँगा। तो हम लेते हैं सबसे पहले राष्ट्रपति का निर्वाचन करवाते हैं, चलो। ठीक है। सबसे पहले भाई निर्वाचित करते हैं। बहुत धीरे-धीरे चलूँगा मैं, कोई जल्दबाज़ी नहीं है मुझे यहाँ पे, क्योंकि ये टॉपिक ऐसा नहीं है कि आपको बार-बार पढ़ना। एक बार करना है, आप आराम से करिए, लेकिन एक बार में ही कंप्लीट ही करना है। यूपीएससी का यही फंडा रहता है सबसे अच्छा। एक बार कोई भी चीज़ पढ़ो, एक बार में पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। फैक्ट ज़रूर आपसे स्लिप हो सकता है, फैक्ट आप बाद में कर सकते हो, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। फैक्ट के लिए तो बहुत सारी बुक हैं यहाँ पे। आप जितनी भी उठा लीजिए, आपके पास खुद पड़ी होगी 2-3 बुक। फैक्ट तो वहाँ से आप कंप्लीट कर सकते हो। अब प्रॉब्लम यहाँ पे आती है, जो टेक्निकल चीज़ें होती हैं वो बुक में नहीं डिफाइन की हुई होती हैं, तो उनको समझना और उनको समझाना, आपको दोनों आ जाएगा, यहीं से मैं आपको बता दूँ। आप टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं। सबसे पहले इसका निर्वाचन की बात करें, तो इसमें कौन-सी पद्धति, या सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहीं से है कि ये सबसे बढ़िया क्वेश्चन यही प बनता है, कि मतलब इसका निर्वाचन कैसे होता है? कैसे होता है? कौन-सी पद्धति होती है? एक पद्धति का नाम है एकल संक्रमणीय मत पद्धति। इसमें 2 शब्द आते हैं, आनुपातिक प्रतिनिधित्व। अब देखो मैंने यहाँ पे अलग-अलग कैसे लिखा है, बुक्स में आपको मिलेगा कि एक ही जगह पे इसको लिखा होता है, आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति। अब इसमें दिक्कत क्या होती है, इसको समझाना बहुत टेक्निकल चीज़ है, इसलिए एक ही लाइन में उसको ऐसे ही लिख देते। लेकिन मैं यहाँ पे इसको वर्ड टू वर्ड समझाऊँ कि इसका मतलब क्या होता है आनुपातिक प्रतिनिधित्व। सबसे पहले होता है यहाँ पे मैं बता दूँ, आनुपातिक प्रतिनिधित्व जो भी प्रतिनिधित्व होता है या वोट का एक वैल्यू निकलती है, एमएलए एमपी की, यहाँ पे एमएलए और एमपी, ठीक है। इनका एक वैल्यू निकलता है जिसको हम कोटा बोलते हैं लास्ट में जाके, तो वो भी मैं समझाऊंगा। कोटा होता है, तो उसमें जो मत होता है ना, इसका परसेंटेज में निकलता है, तो इसीलिए इसे आनुपातिक बोलते हैं। परसेंटेज में होता है, जो आनुपातिक होता है उसमें 100 को 2 से डिवाइड किया जाता है और +1 किया जाता है इसमें, सॉरी। जो कोटा होता है इस तरह से, इसकी डिफाइन करने के लिए हमें एक आनुपातिक प्रतिनिधित्व चाहिए होता है। तो जब कंप्लीटली हमें पता चलता है कि राष्ट्रपति का चुनाव होना है और इसके लिए एक कोटा फिक्स किया जाना है, तो उस कोटे के हिसाब से हम डिफाइन करते हैं कि इतना परसेंटेज अगर मत किसी को मिल रहा है तो वो राष्ट्रपति होगा, और उसी को हम आनुपातिक प्रतिनिधित्व बोलते हैं। अनुपात यहाँ पे देख सकते हैं, अनुपात जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे जो भी परसेंटेज निकलता है, आप देखना 51% के समथिंग रहता है, कुछ 51% रहेगा हमेशा। जो भी वैल्यू आएगी वो संख्या में आती है, यहाँ पे परसेंटेज में मैंने आपको समझाने के लिए लिख दिया है, ठीक। वो वैल्यू होती है संख्या में आपके, इसलिए मैंने आपको परसेंटेज के हिसाब से बता दिया है कि ये आनुपातिक प्रतिनिधित्व होता है, ठीक है। एकल संक्रमणीय क्या होता है आपको, एकल संक्रमणीय ये होता है जैसे कि मान लीजिए 4 व्यक्ति हैं, ए बी और सी और डी, ठीक है। अब मान लीजिए फर्स्ट बार काउंटिंग हो रही है वोट की, ठीक है, और 51% हमको चाहिए, ठीक है। तो होता क्या है, मान लीजिए इन चारों को वोट मिला है, इसको मिल गया मान लीजिए 40%, इसको मिल गया था 30%, इसको 20% और इसको 10%, ठीक है। अब 51 तो पहुंचा नहीं है। अब प्रॉब्लम यहाँ आती है, हमें चाहिए 51, अब पहुंचा है 40। तो आपने सुना होगा द्वितीय मतगणना, द्वितीय मतगणना में एक बार राष्ट्रपति चुने भी गए,
तो ये होती है फर्स्ट मतगणना। अगर फर्स्ट में ही अगर ये 50% क्रॉस हो जाते हैं तो इसको बोलते हैं 51% पे राष्ट्रपति इलेक्टेड हो गया। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे ये हो गई कि 40% पे है। तो 40% के लिए आप क्या करेंगे, पहली मतगणना हुई है, जो सबसे कम होता है डी है यहाँ पे, जो सबसे कम होता है नीचे, नीचे वाला जो पर्सन व्यक्ति है डी, उसको सबसे कम वोट मिला है। तो जो फर्स्ट मतगणना में जो सबसे कम वोट जिसको मिला है उसके नॉमिनेशन को कैंसिल कर दिया जाता है कि इसको हटा देते हैं। तो सेकंड मतगणना जब होती है तो इसकी प्रेफरेंस को हटा के इनमें बांटा जाता है तीनों में। प्रेफरेंस का मतलब होता है कि जैसे एक व्यक्ति 4 को वोट दे सकता है। 4 को मतलब है 4 व्यक्ति अगर खड़े हुए हैं इलेक्शन में तो वो 4 को वोट देगा, चारों को देता है। ऐसा नहीं है कि वो एक को वोट देता है। हम एमएलए एमपी को जब चुनते हैं तो हम एक वोट देते हैं सिर्फ, लेकिन राष्ट्रपति के लिए जब वोटिंग होती है तो वो 4 को वो देते हैं। यानी कि जितने उम्मीदवार होंगे, या 6 होंगे, 7 होंगे, 5 होंगे, 3 होंगे, 2 होंगे, मान लीजिए अगर 2 है तो मैं दोनों के लिए वोट दूंगा। दोनों के लिए कैसे, कि मैं मान लीजिए ए को मैं फर्स्ट मानूंगा अपना और इसको सेकंड मानूंगा, तो मेरे दोनों वोट हो गए, लेकिन मैं चाहूंगा सबसे पहले राष्ट्रपति ये बने। अगर इसको मत नहीं मिल रहा है तो मैं चाहूंगा मेरा दूसरा राष्ट्रपति बने, ये दूसरा वाला भी है। तो इस हिसाब से चारों को वोट मिलता है, चारों को वोट डालना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि एक कोई वोट डालते हैं, जो भी व्यक्ति वोट डालते हैं वो चारों को वोट डालते हैं। इसलिए सेकंड मतगणना होती है अगर इसमें फर्स्ट में ही ये इस आंकड़े को पार नहीं करते तो 51% वाले। तो जो फर्स्ट वाला लास्ट में होता है ना, और फर्स्ट मतगणना में जो लास्ट होता है उसको इसमें बांटा जाता है इनमें, कि इनकी सेकंड प्रेफरेंस क्या है 10 लोगों की। तो ऐसे करके ये मतगणना की जाती है। और जो ये ट्रांसफर किया जा रहा है ना, इसी को बोलते हैं संक्रमण। मेरे हिसाब से आई थिंक आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग गया होगा संक्रमण क्या है। जो ट्रांसफर किया जा रहा है ना वोट, इनको तीनों को, ऊपर वाला जो चौथे वाले को हम ट्रांसफर कर रहे हैं, इन तीनों को वोटों को, उसी को बोलते हैं संक्रमण, एकल संक्रमण। समझ रहे हैं, एकल संक्रमण और मत पद्धति। तो इसका मतलब यही होता है जो हम ट्रांसफर कर रहे हैं वोटों को फर्स्ट से थर्ड तक, यहाँ से लेके, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक ट्रांसफर किए जाएंगे फोर्थ वाले के। तो इसी को बोलते हैं एकल संक्रमण, जो हम ट्रांसफर कर रहे हैं। तो आई थिंक मेरे हिसाब से लगता है मुझे ये समझ में आ गया है। ये थोड़ा टेक्निकल चीज़ है, इस पर आप ध्यान मत दीजिए, बस ये समझ लीजिए संक्रमण का मतलब ट्रांसफर होता है वोटों का। यहाँ पे अगर कोई राष्ट्रपति पहली मतगणना में नहीं राष्ट्रपति चुना जा रहा है तो सेकंड मतगणना में उसको ट्रांसफर किया जाता है वोटों। तो उसी को जो ट्रांसफर करते हैं हम, उसी को हम संक्रमण कहते हैं। बस इससे ज़्यादा मत सोचिए आप, क्योंकि वो टेक्निकल चीज़ है, वो ना तो आपसे पूछी जाएगी, आपके लेवल का वो चीज़ है नहीं, वो आपसे नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, वो यूपीएससी लेवल का क्वेश्चन है। वो नहीं पूछा जाएगा आपसे, बस मैंने आपकी क्यूरियोसिटी के लिए बता दिया है, तो थोड़ा आइडिया रहे कि संक्रमण का मतलब क्या होता है। क्योंकि जब तक थोड़ा सा पद्धति के बारे में नहीं पता रहेगा तो ये समझ में नहीं आता है कि एकल संक्रमणीय होता क्या है। तो आपको पता होना चाहिए कि अनुपातिक किसे बोलते हैं और संक्रमण किसे बोलते हैं। और इसी पद्धति से राष्ट्रपति को चुना जाता है, इलेक्शन इसी पद्धति से होता है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं थोड़ा सा। अब मैं बताता हूँ कि इलेक्शन जब हो रहा है तो कौन कौन वोट डालता है। जैसे हम एमपी और जो एमएलए होते हैं उनको वोट डालते हैं हम डायरेक्ट। तो राष्ट्रपति के चुनाव जब हो रहे हैं तो राष्ट्रपति को कौन वोट डालता है। आपको पता होगा कि आप तो वोट नहीं डालते ना राष्ट्रपति को, तो राष्ट्रपति को वोट कौन डालता है, तो उसके निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होता है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल है। निर्वाचक सॉरी निर्वाचक मंडल कौन कौन शामिल है। ठीक है, इसको याद रखना है आपको, क्योंकि यही क्वेश्चन है। छोटे मोटे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपको, वो टेक्निकल चीज़ नहीं पूछी जाएगी संक्रमण वाला, बस आपसे पद्धति पूछी जाएगी कि किस पद्धति से
और इलेक्शन होता है। वो पद्धति याद रखनी है, मैंने बस क्यूरियोसिटी के लिए आपको समझा दिया है, वैसे बात बेसिकली कोई नहीं समझाता है, वो बस मैंने आपको समझा दिया है ताकि थोड़ा सा आइडिया रहे कि होता क्या चीज़ है। तो पढ़ रहे हैं तो कम से कम ये तो पता होना चाहिए कि हम किस चीज़ के लिए पढ़ रहे हैं, क्या है क्या है जो चीज़ लिख रहे हैं हम, तो वो है क्या चीज़ यार। तो इसलिए मैंने वो बता दिया आपको क्यूरियोसिटी के। तो अब देखते हैं निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होता है, मतलब राष्ट्रपति को कौन कौन वोट डालते हैं, ठीक है। इसका मतलब बेसिकली यही है कि राष्ट्रपति को वोट कौन कौन डालता है। इसमें सबसे पहला होता है संसद। संसद के निर्वाचित, केवल ध्यान रखना निर्वाचित होते हैं, निर्वाचित सदस्य होते हैं, मनोनीत नहीं होते हैं। ध्यान रखना है यहाँ पे, संसद के होते हैं। संसद से मेरा मतलब है लोकसभा और राज्यसभा। अभी ये क्वेश्चन पूछा गया था ना, आई थिंक राष्ट्र ये अपना राजस्थान पुलिस या उसमें पूछा गया है फोर्थ ग्रेड में। बहुत सारे लोग गलत करके आए। वहाँ पे पूछा गया था कि राजस्थान से कितने सांसद होते हैं। बहुत शानदार क्वेश्चन था, ऑप्शन भी एकदम मैं कहूँगा सेटअप करके जमाया हुआ था। उसमें पूछा गया था कि राजस्थान से कितने सांसद होते हैं। बेसिकली सांसद होते हैं 35, लेकिन ऑप्शन देखिए कितने शानदार जमा है, सेट किया हुआ है। ऑप्शन था पहला शायद आई थिंक 20, 25 और 30, और इनमें से कोई नहीं। तो सांसद पूछे हुए थे, स्टूडेंट ने 25 देख के लोकसभा समझ लिया उसको कि लोकसभा के पूछ रहा है, लेकिन वहां पे पूछा गया था सांसद कितने हैं। तो वहां पे ये ध्यान रखना था कि सांसद पूछा गया है, लेकिन ऑप्शन में 35 नहीं दिया गया था। तो इसलिए स्टूडेंट कंफ्यूज हो गया और 25 को लगा के आ गए, लेकिन वो गलत है आंसर। वहां पे होना चाहिए था इनमें से कोई नहीं आंसर, क्योंकि 35 होते हैं सांसद राजस्थान से, 25 लोकसभा से, 10 होते हैं राज्यसभा से। तो इसलिए सांसद का मतलब होता है लोकसभा और राज्यसभा। तो इसलिए गलती नहीं करनी, सबसे पहले ध्यान से पढ़ना है कि मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या आप एग्जाम में देख रहे हैं। सांसद का मतलब है संसद। संसद में दोनों आते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। जब आपसे पूछ कहा जाए कि लोकसभा के कितने हैं, तब आपको ये ध्यान रखना है कि लोकसभा पूछ रहा है और राज्यसभा से कितने। यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने सांसद के निर्वाचित, ठीक है। दूसरा, एक होता है विधानमंडल, विधानसभा, विधानमंडल नहीं सॉरी, विधानसभा के निर्वाचित। विधानसभा के निर्वाचित, विधानसभाएं बहुत होते हैं, सारे स्टेट की विधानसभाएं हैं। और यहाँ पे एक और है जिसमें शामिल है, तीसरा है यूटीसी लेके, जहाँ पे विधानसभा है, सॉरी विधानसभा है, मतलब जिन जिन यूटीज में विधानसभा है वहाँ की विधानसभाएं भी इसमें शामिल की गई हैं, ठीक है। तो कौन कौन सी हैं इसमें, दिल्ली वाली है एक, ठीक है, एक पुदुचेरी वाली है। तो यूटीज वाली विधानसभा भी इसमें शामिल है। इनको शामिल किया गया था, एक अमेंडमेंट किया गया था 70वां, 1992। और राष्ट्रपति के इलेक्शन में इनको, इनके जो सदस्य होते हैं विधानसभा के, ध्यान रखना विधानसभा, पता नहीं क्या समझ लोगे यार आप, लिखना पड़ेगा पूरा, निर्वाचित। अब आप मुझे ये बताइए, एक क्वेश्चन मेरा आपसे है, कमेंट करके बताना है आप, ठीक है। आप ये बताना है आपको कि राजस्थान में विधानसभा की जो सदस्य संख्या है उसमें कितने निर्वाचित हैं और कितने मत। आप कमेंट करके मुझे बताइए, क्योंकि यहाँ पे निर्वाचित लिखा हुआ है, कन्फ्यूजन हो जाएगी यहाँ पे कितने निर्वाचित होते हैं। तो इसलिए आप ये बताएंगे कि राजस्थान में कितने निर्वाचित हैं और कितने मनोनीत सदस्य हैं, ठीक है। बहुत मैं ये कहूँगा कि ये जो चीज़ है क्लियर पढ़िए, आपको कंफ्यूज नहीं होना कहीं। मैंने इसीलिए सारी चीज़ें एक एक करके डिफाइन करूँगा, जल्दबाजी नहीं करनी, क्योंकि क्वेश्चन तो पूछा जाना है यहाँ से, हर एग्ज़ाम में पूछा जाना है एक ना एक क्वेश्चन। आपको जल्दबाजी में नहीं पढ़ना है, कोई भी जल्दबाजी नहीं है यहाँ पे। आप देखिए कि निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल है, संसद और विधानसभा दोनों शामिल है, ठीक है। अब यहाँ पे निर्वाचित हैं, मनोनीत नहीं, ठीक है। मैं ये भी क्लियर करवा दूंगा अभी नेक्स्ट पॉइंट में कि कौन कौन नहीं होते, ठीक, किसी की कंफ्यूजन ना हो। दिल्ली और पांडिचेरी,
अगर आपसे ये पूछा जाए यूटीज भी शामिल होते हैं, तो यूटीज की विधानसभाएं भी शामिल होती हैं। कि दिल्ली और पांडिचेरी की विधानसभाएं निर्वाचित जो सदस्य होते हैं, ठीक है। 70वें संविधान संशोधन द्वारा 1992 के तहत इनको शामिल किया गया था विधानसभाओं को, कि ये भी वोट कर सकते हैं। तो निर्वाचक मंडल मेरे हिसाब से कंप्लीट हो गया होगा। एक आता है कि कौन कौन शामिल नहीं है, ठीक है। यहाँ पे मैं वो भी करवा देता हूँ कि कंफ्यूजन रहती है क्वेश्चन में। निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल नहीं, सॉरी, कल यार सर्दी लग गई, थोड़ा सा बारिश हो गई तो भीग गए यार। तो चलिए, निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल नहीं है और निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल है, ये दोनों क्लियर हो जाएंगे यहाँ से। आपको आपको वो नहीं करना है ज़्यादा। सबसे पहले वही देखते जाइए आप, संसद की मनोनीत मनोनीत सदस्य आपको पता होगा कितने कितने होते हैं, उसका भी मुझे लगता है बताने की ज़रूरत नहीं। दूसरा होता है विधानमंडल के विधानसभा विधानसभा के मनोनीत। आज थोड़ा फोकस नहीं करना है, मनोनीत, ठीक है। और तीसरा होता है विधान परिषद है, ध्यान रखना। विधान परिषद वाला सेगमेंट आ सकता है आपके क्वेश्चन में, इजी क्वेश्चन पूछा जाता है, वैसे ज़्यादा हार्ड नहीं पूछा जाता है। मैंने सारे एग्जाम के जो क्वेश्चन पेपर हैं वो देखे हैं, बस पढ़ने में थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं आप कि इतना सारा दिया हुआ है, मैंने कभी पढ़ा नहीं। आप पढ़ें या ना पढ़ें, एक बार अगर आपने इसको देख लिया तो मेरे हिसाब से ये क्लियर हो जाएगा। आपको दोबारा कहीं पढ़ने की ज़रूरत नहीं, आप बस जिनसे रिलेटेड थोड़ा फैक्ट क्लियर कर लेना, जैसे 70वां संविधान संशोधन है, ये ऐसे फैक्ट आएंगे थोड़े से, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, परिषद वाले शामिल नहीं होते, परिषद वाले सदस्य शामिल नहीं होते हैं, ये हैं सारे, और ये शामिल होते हैं एक ही उसमें। मैंने आपको ये करवा दिया है, बस आपको रिवीजन करना है, कुछ नहीं करना है, कहीं भी बुक में नहीं देखना है। ये सब चीज़ें हैं, कौन कौन शामिल होता है कौन कौन नहीं। क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है यहाँ से, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा डेप्थ में करवा रहा हूँ, ठीक है। कौन कौन शामिल होता है कौन कौन नहीं होता। अभी आपका देखते हैं हुआ क्या था, यहाँ पे चलते हैं, क्या क्या करवाया था। निर्वाचन हो गया, मैंने निर्वाचन आपको बता दिया है कैसे कैसे होता है निर्वाचित। निर्वाचित में सिर्फ आपसे वही पूछा जाएगा कि उसमें कौन कौन शामिल है कौन कौन नहीं है। उसका इलेक्शन का तरीका नहीं पूछा जाएगा, जो मैंने आपको बताया कौन सी पद्धति से होता है वो पद्धति मैंने आपको बता दी। इलेक्शन में मेरे हिसाब से इससे ज़्यादा आपसे कभी क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, ना ही पूछा जाएगा। मैंने खुद आपके एग्ज़ाम के जो जो हुए हैं सारे एग्ज़ाम के क्वेश्चन पेपर देखे, निर्वाचक मंडल और संक्रमण पद्धति को भी पूछा गया, वो भी ऊपर से, जितना मैंने आपको बता दिया है पहले। अब आते हैं आपकी योग्यताओं के बारे में। तो इसकी योग्यता क्या होती है, देखिए राष्ट्रपति किसी को बनना हो भाई, तो उसको योग्यता क्या होनी चाहिए। सेकंड वाला ले लेते हैं, योग्यताएं हैं और उसकी शपथ है, ठीक है, और शर्तें। योग्यताओं की बात करें तो सबसे पहले योग्यता ले लेता हूं मैं, ठीक है। योग्यता बता देता हूँ, योग्यताओं से वैसे क्वेश्चन उतना ज़्यादा नहीं पूछा गया है, बेसिकली बस आपको पढ़ना है और क्लियर करते रहना। सबसे पहले तो नागरिक होना चाहिए भारत का, ठीक है, नागरिक होना चाहिए। बुलेट फॉर्म में लिखना है, आपको कॉपी नहीं बनानी है इसका, एकदम देखो नोट्स का पूरा कॉपी नहीं बनाना होता है। सबसे पहले तो नोट्स बनाना सीखो आप, यूपीएससी की तरह एकदम क्लियर क्रिस्टल नोट्स बनाओ। ऐसे नहीं होता है यार, एकदम बुलेट फॉर्म में। देख रहे हैं आप, मेरा लिखने का तरीका भी एकदम बुलेट फॉर्म में आ गया है। मैं कुछ चीज़ें ऐसी चीज़ें नहीं लिखता हूँ, लेकिन नागरिक होना चाहिए का क्या मतलब, नागरिक होना चाहिए बस, ये मेरे समझ में आना चाहिए। मेरे को दुनिया को नहीं समझाना है कि ये चीज़ ऐसी होती है, मेरे नोट्स में सिर्फ ये लिखा होना चाहिए कि नागरिक होना चाहिए। आपको फालतू की चीज़ें नहीं लिखना चाहिए साइड में, क्योंकि उससे आपके नोट्स बर्डन बढ़ता है यार, आपका दिमाग उसी पे चलता है। फिर बुलेट फॉर्म में लिखो, बस खत्म करो, ठीक है। सेकंड वाला है
उसकी आयु 35 वर्ष होनी चाहिए, पूर्ण होनी चाहिए। मतलब जो भी व्यक्ति है भाई वो 35 वर्ष पूर्ण कर चुका हो, 35 वर्ष से अधिक आयु नहीं होनी चाहिए उसकी। तीसरा है वो किसी लाभ के पद पे नहीं होना चाहिए। लाभ के पद का मतलब है कि गवर्नमेंट द्वारा कोई अन्य पद धारण ना करता हो, नहीं हो, ठीक है। लाभ के पद पे नहीं होना चाहिए, 35 वर्ष आयु पूर्ण कर चुका हो, नागरिक होना चाहिए। चौथा है इसमें आपका कि वो लोकसभा के जो सदस्य होते हैं, लोकसभा है यहाँ पे ध्यान रखना, यही होता है सबसे ज्यादा मेन पॉइंट को पकड़ना है। बस बुलेट फॉर्म यही आपको करवाता है। जब आप बुलेट फॉर्म में लिखते हो तो ये जो कीवर्ड होता है ना वो आप पहचानना सीख जाते हो। अब आप भाषा लिखोगे ना तो ये की पॉइंट आपसे मिस हो जाता है माइंड से। लोकसभा के जो सदस्य होता है उसकी जो अर्हता होती है, वो अर्हता इसके पास होनी चाहिए। अर्हता का सीधा सीधा मतलब है योग्यता, ठीक है। मतलब जो योग्यता लोकसभा के एक सांसद में होनी चाहिए, वही योग्यता राष्ट्रपति के पास भी होनी चाहिए। जो कैंडिडेट अगर राष्ट्रपति बनना चाहता है उसके पास वही योग्यता होनी चाहिए जो एक लोकसभा सांसद के पास होती है, ठीक है। बुलेट फॉर्म में इतना लिखना है आपको, इससे ज़्यादा कुछ नहीं लिखना है। यही मेन चीज़ होती है, क्रक्स जिसे बोलते हैं, कीवर्ड बोलते हैं, बस। इससे ज़्यादा कुछ नहीं, का की रहा रही सब छोड़ दिया कर दो। नोट्स बनाने का यही तो फ़ायदा है। अगर आप रहा रही का की सारा लिख रहे हो तो वो तो बुक में लिखा हुआ है, ये चीज़ें नहीं लिखनी है आपको, बस खत्म। ये चीज़ हो गया। बुलेट फॉर्म में लिखते जाइए जैसा मैं लिखा रहा हूँ, अगर वैसा भी अगर किसी ने लिख लिया और रिविजन कर लिया तो मेरे हिसाब से राष्ट्रपति कंप्लीट, उसको दोबारा किसी पे राष्ट्रपति पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। योग्यताएं आपकी हो गई हैं, बस इतना है। 4 योग्यताएं दी गई हैं। नागरिक हो, 35 वर्ष आयु हो, लाभ के पद पे नहीं हो, लोकसभा सदस्य की अर्हता होनी चाहिए। दूसरा आता है इसका शपथ। भाई शपथ कौन दिलाता है, ठीक है। शपथ का यह है कि उसको राष्ट्रपति बनने से पूर्व यानी कि पद धारण करने से पूर्व उसको राष्ट्रपति की शपथ दिलाई जाती है। अब वो कौन दिलाता है भाई, वो दिलाता है सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस। चीफ जस्टिस, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सीजेआई, जिसे सीजेआई बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कुछ लोग बोलते हैं कि भाई अगर ये नहीं होगा तो कौन दिलाएगा, अगर वो नहीं होगा तो कौन दिलाएगा। ओ सॉरी, यहाँ पे शपथ वाला थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, मुझे लगता है। इसको उपराष्ट्रपति, सीजेआई दिलाता है यार। यार क्या होगा, अरे यार थोड़ा सा दिमाग थोड़ा सा ऐसे हिला होगा, सिर में दर्द हो रहा था, स्लिप हो रही चीज़, सीजेआई। अगर ये नहीं होगा तो कौन दिलाएगा। चलो सॉरी इसके लिए, थोड़ा सा स्लिप हो रहा है माइंड में क्योंकि थोड़ा सा सिर दर्द कर रहा है मेरा कल से, क्योंकि बारिश में थोड़ी सी भीगने की वजह से। तो लेकिन कोई बात नहीं। यहाँ पे क्या होता है, जैसे अब कई बार पूछते हैं कि ये नहीं होगा तो कौन दिलाएगा, ये नहीं होगा तो कौन दिलाएगा। वरिष्ठ न्यायाधीश। यहाँ पे अगर मान लीजिए सीजीआई नहीं है तो वरिष्ठ न्यायाधीश दिलाएगा, वरिष्ठतम न्यायाधीश। लिखा सही था लेकिन माइंड से यार थोड़ा स्लिप हो रहा है। बहुत बार पढ़ चुके हैं लेकिन देखो क्या होता है, लिखा सही है लेकिन कई कई बार स्लिप हो जाता है, टर्म ऑफ द स्लिप। वरिष्ठतम न्यायाधीश, अगर मान लीजिए ये नहीं है, सीजीआई नहीं है तो वरिष्ठतम न्यायाधीश, ठीक है। इतना है, बुलेट फॉर्म में ऐसे ही लिख लेना है। देखिए शर्त में क्या होता है इसका, शर्तें क्या होती है। सबसे पहले तो देखिए संसद का सदस्य नहीं होना चाहिए। संसद का सदस्य अगर होगा तो वो एक लाभ के पद पे हो जाता है कभी कभी, क्योंकि उसको एक सांसद के रूप में वेतन मिलता रहता है। जब भी अगर किसी को राष्ट्रपति बनना होता है तो संसद का सदस्य ना हो सबसे पहले, ठीक है। क्योंकि राष्ट्रपति में सबसे पहले यही कहा जाता है, वो राष्ट्रपति अंग होता है, सदस्य नहीं होता है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति अंग होता है, इसका भी मैं बताऊंगा जब संसद पढ़ाऊंगा कि अंग क्यों बोलते हैं उसको, सदस्य क्यों नहीं बोलते हैं।
तो वो सदस्य नहीं होता, अंग होता है उसका। तो संसद सदस्य नहीं होना चाहिए। ठीक है। दूसरा, विधायिका का भी सदस्य नहीं होना चाहिए। विधायिका मतलब स्टेट में भी एमपी वगैरह या एमएलए दोनों में से कोई नहीं होना चाहिए। ठीक है। देखिए यहाँ पे ऐसे लिख लेना। ऐसे इस तरह से नोट्स का यही फॉर्म होना चाहिए कि बुलेट फॉर्म में बनाओ और ऐसी चीज बनाओ कि देखते ही झट से क्लिक हो जाए। सिर्फ एक बार पढ़ना है मेरे को, झट से क्लिक हो जाना चाहिए कि ये लिखा क्या है। जैसे ही मैं इसको देखता हूँ एक बार में समझ में आता है कि इसका मतलब क्या है। संसद का सदस्य नहीं होना चाहिए, विधायिका का सदस्य नहीं होना चाहिए। ठीक। दूसरा, लाभ के पद पे नहीं होना चाहिए। लाभ के पद पे तो वैसे भी वहां लिखा हुआ है, लेकिन लाभ के पद पे नहीं होना चाहिए। ठीक है। तीसरा, उसका जो आधिकारिक आवास मिलता है, जैसे गवर्नमेंट जो सर्विस देती है राष्ट्रपति के पास, वो आधिकारिक आवास उसको लेना होता है। राष्ट्रपति ऐसे ही नहीं रह सकता। आधिकारिक आवास, आधिकारिक आवास मिलता है। ठीक है। उसको जो आधिकारिक आवास मिलता है उसका किराया वगैरह सब कुछ फ्री होता है, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, उसको कोई कॉस्ट नहीं देना होता है। इससे ज़्यादा लग्जरी लाइफ किसी की नहीं होती भाई। उसमें बिजली बिल जो भी है, पानी है, जो भी जितने भी सारे बिल होते हैं वो गवर्नमेंट खुद अपनी पॉकेट से भरती है, राष्ट्रपति को उसको पे नहीं करना। ठीक है। तो यहाँ पे वो लिखने की ज़रूरत नहीं है। मेरे हिसाब से आधिकारिक आवास से ही आप समझ जाओगे, वो सारा फ्री होता है। ठीक है। तो तीन चार हैं, इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता है वो नहीं पूछेंगे आपसे। वैसे भी इससे सर्च से क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, तो आप इस पर ज़्यादा प्रेशर मत दें। देखिए, मैं आपको ये बताऊं, पढ़ने से ज़्यादा आपको ये पता होना चाहिए कि मुझे क्या पढ़ना क्या नहीं पढ़ना। क्योंकि मटेरियल इतना ज़्यादा है मार्केट में कि सबसे पहले आपको ये डिफाइन कर लेना चाहिए कि मुझे ये चीज़ें पढ़नी, ये चीज़ें नहीं पढ़नी। क्योंकि क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है वहाँ पढ़िए ना। फालतू में आप इन जगहों पे दिमाग क्यों खपा रहे हैं। तो उसी जगह पे अपना दिमाग लगा के जहाँ पे आपकी ज़रूरत है। मैंने बता दिया है, सिर्फ इससे भी क्वेश्चन बहुत कम बार पूछा गया है, नहीं पूछा जाता। जिससे पूछा गया था मैंने वहाँ पे ज़्यादा प्रेशर करके आपको बता दिया है। ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट में क्या दिया हुआ है। देखिए आपका निर्वाचन हो गया है, ये भी हो गया। अब देखते हैं, देखो कार्यकाल क्या होता है, पद रिक्त क्या होती है, महाभियोग क्या होता है। तीसरा वाला पॉइंट है, इसका कार्यकाल क्या होता है। ठीक है। थर्ड पॉइंट है। ठीक। पद रिक्त और महाभियोग। महाभियोग में यही करवा दो। अब देखिए यहाँ पे ज़्यादा टेक्निकल चीज़ें नहीं है, मैं थोड़ा थोड़ा स्टेटमेंट में बताऊंगा, ऐसे ही बुलेट फॉर्म में आपको कंप्लीट करना है। सबसे पहले कार्यकाल उठाते हैं। कार्यकाल होता है इसका 5 ईयर। ठीक है। लेकिन एक स्टेटमेंट पे अगर आपको ये दिया जाए कि 5 साल से भी ज़्यादा कार्य कर सकता है राष्ट्रपति, तो ये है यस, वो कर सकता है। कब? सिर्फ एक कंडीशन में वो काम कर सकता है। मान लीजिए, कब करेगा ये बता रहा हूँ, आपको ध्यान से सुनना, ये टेक्निकल चीज़ें हैं। 5 साल तक होते हैं उसका कार्यकाल, लेकिन वो एक्सेप्शन है एक। मान लीजिए इलेक्शन होता है, इलेक्शन होता है तकरीबन 2.5-3 महीने पहले इलेक्शन होने लग जाते हैं राष्ट्रपति का, 2 महीने पहले। और अपने एमएलए एमपी का तो 6 महीने पहले होता है कार्यकाल से। तो उनको 6 महीने पहले ही इलेक्शन कर दिया जाता है, ताकि कार्यकाल पूर्ण होने से पहले हमारे पास एक निर्वाचित गवर्नमेंट होनी चाहिए, बहुमत वाली गवर्नमेंट चाहिए। तो इसके लिए क्या होता है, मान लीजिए कभी कभी ऐसा हो गया कि हम गवर्नमेंट नहीं चुन पाए किसी भी कारणों से, कोई भी रीज़न हो सकता है, वो रीज़न आप जाइए, कोई भी रीज़न हो सकता है, और गवर्नमेंट आप नहीं चुन पाए, तो गवर्नमेंट नहीं चुन पाए हैं तो उसका मतलब है आप राष्ट्रपति भी नहीं चुन पाए हैं, क्योंकि उसमें इलेक्शन के बाद राष्ट्रपति चुनने की प्रक्रिया में संसद और विधायिका के सदस्य शामिल होते हैं। तो जब मान लीजिए बाई चांस आप बाई चांस इलेक्शन नहीं हुए और आप निर्वाचित राष्ट्रपति नहीं हुए,
मतलब नया राष्ट्रपति नहीं चुना गया, ठीक है, कोई नया राष्ट्रपति नहीं चुना गया, और पुराने जो राष्ट्रपति हैं अपने, उनका कार्यकाल हो गया 5 वर्ष। जैसे मान लीजिए द्रौपदी मुर्मू है, द्रौपदी मुर्मू जी हैं, ससम्मान लिखना चाहिए यार, अपने प्रेसिडेंट है, ऐसे थोड़ी ना भाई। देखिए, जो द्रौपदी मुर्मू जी हैं, मान लीजिए 5 साल तक रहती हैं और बाई चांस इलेक्शन नहीं हो पाया किसी भी कारण, मान लीजिए आपातकाल लग गया, युद्ध हो गया, पाकिस्तान के साथ युद्ध हो गया, मान लीजिए आप, पाकिस्तान के साथ युद्ध हो गया, तो उस वजह से ऐसा थोड़ी ना हम इलेक्शन करवाएंगे। एक वॉर कंडीशन में हमारा देश है, तो वहाँ इलेक्शन नहीं करवा, मान लीजिए, ठीक, तो हम चुन नहीं पाए, तो उस कंडीशन में जो राज्यपाल चल रहे हैं हमारे पास, यानी कि जो प्रेजेंट में है, वही कंटिन्यू करें। कब? जब निर्वाचन नहीं हुआ, ठीक है, वही कंटिन्यू करेंगे, वही राज्यपाल राष्ट्रपति रहेंगे, सॉरी। और इसकी कोई टाइम अवधि नहीं है, नेक्स्ट इलेक्शन तक वही रहेगी। सिर्फ एक ही कंडीशन है कि जब नए राष्ट्रपति का चुनाव नहीं हुआ हो, तब एक ही कंडीशन है, वही राष्ट्रपति रहे, ठीक है। बाकी कंडीशन अलग होती है, मैं वो पद रिक्ति में आपको बताऊंगा, तब भी मैं वहाँ पे ये बता दूंगा कि क्यों और कैसे, ठीक है। अब आपने देखिए 5 वर्ष होता है, क्लियर हो गया होगा, बाई चांस अगर नहीं होता है तो 5 वर्ष से भी ज़्यादा वो काम कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। ये ध्यान रखना है किस कंडीशन में, मैं ये भी बताऊंगा अभी। पद रिक्ति वाला देखते हैं, पद रिक्त किन किन कंडीशन में हो सकता है, मान लीजिए पद रिक्त कब कब हो सकता है। देखिए, एक तो 5 साल पूरे कर चुके हों, ठीक है, उन्होंने 5 ईयर कंप्लीट कर लिया है। दूसरा, मृत्यु हो गई भाई उनकी, ऐसा ना हो लेकिन हो जाती है भाई, ये तो नेचुरल है, ठीक है। एक मृत्यु वाला है, एक 5 ईयर वाला है, ठीक है। एक होता है, मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट ने निर्वाचन को अवैध घोषित कर दिया, अवैध घोषित कर दिया, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कभी कभी विवाद हो जाता है, तो इलेक्शन कमीशन, सॉरी, सुप्रीम कोर्ट उसको अवैध घोषित कर देता है। जैसे इंदिरा गांधी का हुआ था, 75 के बाद हुआ था, आई थिंक 76 या 77, तो उनका निर्वाचन अवैध घोषित कर दिया गया था। इंदिरा गांधी एकमात्र ऐसी वो पीएम थी, सॉरी राष्ट्रपति नहीं थी, पीएम थी, पीएम थी, उनका अवैध घोषित कर दिया गया, माफ करें, वो पीएम थी, राष्ट्रपति नहीं थी, ठीक है, तो उनका कैंसिल कर दिया था। इसी तरह मान लीजिए अगर किसी राष्ट्रपति का सुप्रीम कोर्ट कैंसिल कर देता है, तो उस कंडीशन में क्या है, ठीक है, पद रिक्त हो जाएगा। एक होता है, मान लीजिए कोई बीमारी हो जाती, बीमार है और अपने कार्य नहीं कर पा रहे हैं, बीमार हो गए। एक होता है, मान लीजिए कहीं पे अस्थायी रूप से कहीं पे बाहर है, जो अपने कार्य नहीं कर पा रहे, अस्थायी रूप से बाहर है, मतलब अपने कार्य क्षेत्र से बाहर है, तब हो सकता है, ठीक है। एक होता है निष्कासन, महाभियोग, मान लीजिए महाभियोग लगा दिया गया है, तब भी तो भाई वो पद छोड़ देते हैं। ये सारी कंडीशन है, ठीक है। सिर्फ एक ही कंडीशन, ये वाली कंडीशन होती है तब, जैसे मान लीजिए द्रौपदी मुर्मू है, तो वही जो प्रेजेंट में है वही फ्यूचर में रहेंगी जब तक नया इलेक्शन नहीं होता। बाकी सब में जो कार्यवाहक उपराष्ट्रपति रहेगा, वो रहेगा साहब अपना, उपराष्ट्रपति जी रहेंगे, ठीक है। उपराष्ट्रपति जी रहेंगे कार्यवाहक। मान लीजिए अगर ये भी नहीं है तो कौन रहेगा, जैसे कि एक कंडीशन बनी थी, आई थिंक 79 के, 89 या 79 में, 76 में बनी थी, एग्जैक्ट मुझे नहीं पता, डेट का मुझे नहीं पता थोड़ा, तो उसमें बनी थी ये कंडीशन कि वहाँ पे क्या हुआ था, जाकिर हुसैन थे शायद, और वो पहले राष्ट्रपति थे जिनकी मृत्यु हुई थी पद पे रहते हुए, जाकिर हुसैन थे, तो उनकी मृत्यु हो गई थी, जाकिर हुसैन जी की, जाकिर हुसैन जी की मृत्यु हो गई थी, तो उपराष्ट्रपति वीवी गिरी थे उस समय, तो वीवी गिरी जी ने राष्ट्रपति बनने के लिए अपने पद से इस्तीफा दे दिया, यानी कि उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया।
अब भाई उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया और राष्ट्रपति के पद पे कोई है नहीं, तो कौन करेगा भाई, मतलब राष्ट्रपति कौन बनेगा, तो कार्यवाहक राष्ट्रपति। फिर इससे आगे कौन बनेगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सीजेआई। ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ उस टाइम एम हिदायतुल्ला बने थे, जहाँ तक मुझे याद है वही थे, तो वो बने थे। तो ध्यान रखना इससे, अगर उपराष्ट्रपति भी ना हो तो ये बनेंगे सीजेआई। अब मान लीजिए एक और कंडीशन हो जाए कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपने मतलब कार्य क्षेत्र से वो भी बाहर हो, तब कौन बनेगा भाई। तो ये कंडीशन अगर हो जाती है तो वरिष्ठतम न्यायाधीश बनेगा सुप्रीम कोर्ट का। ठीक है, आपको सारी कंडीशन क्लियर करवा दी कौन कौन क्या होगा। ठीक है, जो भी याद रखने वाले पॉइंट है बुलेट फॉर्म में याद रखना, आपको पूरी रामायण नहीं लिखनी। मैं हर बार हर लेक्चर में यही बताता हूँ कि अगर आपको लॉन्ग टाइम तक याद रखना है, इस तरह बुलेट फॉर्म में आप लिखिए और बुलेट फॉर्म में इसको याद करना। ठीक है, 5 ईयर का होता है, मृत्यु और सुप्रीम कोर्ट अवैध बीमारी पे और अस्थायी रूप से बाहर है, महाभियोग लगेगा, तब क्या होगा, तो कार्यवाहक कौन बनेंगे अपने, उपराष्ट्रपति जी। ठीक है, अगर मान लीजिए उपराष्ट्रपति भी नहीं है तो अपने बनेंगे सीजीआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है, अगर वो भी नहीं है, मान लीजिए वो भी अपने कार्य क्षेत्र से बाहर हैं, तो वरिष्ठतम न्यायाधीश वहाँ पे कार्य करेंगे। ठीक है, पदरिक्ति हो गया, आपका कार्यकाल हो गया। आप चलते हैं महाभियोग। महाभियोग एकदम मैं कहूँगा शानदार है, क्वेश्चन पूछा जाता है वहाँ से महाभियोग से। ठीक है, अब हम करते हैं महाभियोग। पढ़ने में एक बार पढ़िए आप, बस एक ही बार में क्रिस्टल, मतलब ये बोलते हैं ना क्लियर होना चाहिए, पूरा कॉन्सेप्ट ही कंप्लीट। फैक्ट वगैरह आपको थोड़ा सा टाइम लगता है, मैं भी जानता हूँ ये कि फैक्ट में थोड़ा सा टाइम लगता है फैक्ट को कवर करने में, क्योंकि उसको याद करना थोड़ा सा ईजी नहीं होता। लेकिन कॉन्सेप्ट अगर आपका सही है, अगर आप ध्यान से पढ़ रहे हैं, चीज़ों को ध्यान से देखिए, ध्यान से पढ़िए, तो मेरे हिसाब से कॉन्सेप्ट तो एक दो बार में क्लियर हो जाते हैं, उसमें दिक्कत नहीं आती। जैसा कि मेरा भी एक है कि मेरा थोड़ा सा इसमें ये होता है, कॉन्सेप्ट एकदम शानदार है, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं होती है, बस उसमें फैक्ट में थोड़ा सा कहीं कहीं अभी वो होता है, लेकिन कॉन्सेप्ट एकदम शानदार है। कॉन्सेप्ट में आपको एकदम करेक्ट कर दूंगा, आपको कहीं भी पढ़ने की दोबारा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन महाभियोग क्या होता है, महाभियोग एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है, आधा न्याय होता है। अर्ध न्यायिक प्रक्रिया, अर्ध न्यायिक क्या होता है भाई, पहले तो ये समझिए। सबसे पहले तो यही समझ में आना बहुत ज़रूरी है, काफ़ी चीज़ों के पीछे लिखा होता है अर्ध न्यायिक। अर्ध न्यायिक का मतलब होता है आधा न्याय। ठीक है, जो पूर्ण न्याय होता है हमारा वो करते हैं हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यानी कि न्याय प्रणाली। आधा न्याय क्या होता है, महाभियोग कौन लगा रहा है, यहाँ महाभियोग लगता है संसद। ठीक है, जबकि संसद तो ऐसा है नहीं न्यायालय हो भाई, को न्यायालय तो है नहीं ना, तो न्यायालय नहीं है तो वो जब जो न्याय कर रहा है इसके खिलाफ एक ऐसी प्रक्रिया को अपनाएगा और उसको हटाएगा, तो उसको ही बोलते हैं न्याय, अर्ध न्यायिक प्रक्रिया। ठीक है, संसद कर रही है, न्याय करती है, एक तरह का न्याय करती है कि हाँ भाई इसने गलत किया है या सही किया है, तो उसको बोलते हैं न्यायिक। लेकिन वो आधा न्याय होता है, उसमें पनिशमेंट नहीं मिलती है। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं अर्ध न्यायिक। ठीक है, ये एक सिविल प्रक्रिया होती है। एक तरह का सिविल प्रक्रिया होती है, यहाँ पे एक जांच होती है, कमेटी बिठाई जाती है, मैं आपको आगे बताता हूँ। ठीक है, अर्ध न्यायिक होती है। महाभियोग होता कैसे है, कैसे लागू होता है, सबसे पहले प्रस्ताव लाया जाता है। मान लीजिए हमें किसी न्यायाधीश पे थोड़ा सा डाउट है या संविधान का उल्लंघन किया है, प्रस्ताव लाया जाता है। किस कारण, सबसे पहले कारण बताया जाता है कि प्रस्ताव का कारण क्या है। तो सबसे पहले कारण में यही होता है कि इसमें बताया जाता है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या जो भी न्यायाधीश हैं सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में, तो उन्होंने, जैसे अभी इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक न्यायाधीश के घर से पैसे मिले हुए थे, हाँ, उनके घर में आग लग गई थी, अनफॉर्चुनेट आग लग गई और वहाँ पे बहुत सारा धन निकला है। तो वो कहते हैं ना, लगी तो लगी वहाँ पे। चलिए मैं अब कहूँगा नहीं, क्योंकि थोड़ा जुडिशरी वाला मामला है,
तो वहाँ पे क्या हुआ था, उसमें एक महाभियोग की प्रक्रिया का वो किया गया था कि महाभियोग लगाया गया संसद द्वारा। तो यही ऐसे ही कारण होते हैं कि उनमें कहा गया था संविधान के उल्लंघन। अब भाई देखो एक ही वर्ड लिख दिया है, मतलब गजब है। क्वेश्चन देखना आप, बहुत सारे पूछे गए हैं, संविधान का उल्लंघन। ठीक है, अगर कोई न्यायाधीश संविधान का उल्लंघन कर रहा है, संविधान का अतिक्रमण कर रहा है, कानून को वायलेट कर रहा है, तो उस पर महाभियोग प्रस्ताव लाया जाता है। भाई महाभियोग का उल्लंघन कैसे हुआ, कौन कौन सी कंडीशन में हुआ, इसके बारे में कुछ नहीं लिखा गया है संविधान में, इसको परिभाषित नहीं किया गया है। सबसे पहला ये भी ध्यान रखना, इसके बारे में पूछा जा सकता है, संविधान में परिभाषित नहीं किया गया है। ठीक, इसको परिभाषित नहीं किया गया है संविधान की, संविधान का उल्लंघन किन कृत्यों को या किन कार्यों को मानेंगे अगर राष्ट्रपति उन कार्यों को कर रहा है। बस ये डिपेंड करता है कि वो वायलेट कर रहा है, ये कर रहा है, तो वो सब आप जानते हैं कि सांसद वगैरह अपनी संसद डिसाइड करती है कि इन्होंने गलत किया या सही किया। जैसे उसमें मैं इलाहाबाद वाले में बताया कि पैसे मिल गए, तो ना तो भाई वो कानून का उल्लंघन है, ना वो, ना किसी लॉ को वायलेट कर रहे हो, पैसे मिले हैं उनके घर से, पैसा अधिक है, लेकिन बस ये है कि कानून थोड़ा सा वहाँ वायलेट हुआ है कि पैसे थोड़े ज़्यादा थे न्यायाधीश की इनकम के हिसाब से, तो इसलिए संसद ने वहाँ पे उस प्रस्ताव को लाने के लिए कहा था। तो ऐसे बहुत सारी कंडीशन हो सकती है, ये डिपेंड करता है संसद कब लाएगी कब नहीं। और एक और फैक्ट मैं आपको बता दूं कि महाभियोग किसी भी सुप्रीम कोर्ट के किसी भी न्यायाधीश के खिलाफ मतलब सॉरी राष्ट्रपति के खिलाफ नहीं लाया गया है। ठीक है, मैंने वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट वाला बता दिया है एग्जाम्पल, लेकिन वो राष्ट्रपति के लिए थोड़ा सा, क्योंकि राष्ट्रपति के पास मतलब किसी को लगाया ही नहीं गया है, तो मैं कहाँ से एग्जाम्पल दूंगा। वो लगाने का प्रक्रिया बताई गई है, वो सेम प्रक्रिया है न्यायाधीश के और अपने राष्ट्रपति के लिए। ठीक है, सेम प्रक्रिया है इसलिए। तो जो कानून का उल्लंघन होता है इसमें सबसे पहले किसी भी राष्ट्रपति पे, जो मैं बताने जा रहा था, आज तक किसी भी राष्ट्रपति पर नहीं लगाया गया है। ठीक है, ये ध्यान रखना। राष्ट्रपति के संदर्भ में किसी भी राष्ट्रपति पे नहीं लगाया गया है। हाँ, ये जस्टिस जो होते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, मतलब सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के ऊपर लगाया गया 1993 में। वी मतलब कोई वी रामास्वामी थे, उनके ऊपर लगाया गया था, वो मैं उसमें जुडिशरी वाले पार्ट में बताऊँ। ठीक है, कारण क्या होता है ये वाला, अभी तक नहीं लगाया गया है राष्ट्रपति के पास, अर्ध न्यायिक प्रक्रिया होती है एक, दूसरा इसको परिभाषित नहीं किया गया। ठीक है, अब देखते हैं प्रस्ताव लाया आता है। ठीक है, मान लीजिए कारण मिल गया अपन को कि संविधान का उल्लंघन हुआ है, कारण मिल गया है, तो संसद में एक प्रस्ताव लाया जाता है भाई कि हमें इस न्यायाधीश को हटाना है। तो उसके लिए क्या होता है, आपको 1/4 1/6 का आपको, आई थिंक 1/4 का होता है, 1/4 का ये होता है कि आपके पास जिस सदन में, सबसे पहले तो किसी भी सदन में लाया जा सकता है, किसी भी सदन में लाया जा सकता है। ठीक है, किसी भी सदन में, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा। सिर्फ ध्यान रखना संसद में लाया जाता है, ये भी बात ध्यान रखना, संसद में लाया जाता है, विधायिका में नहीं लाया जाता है। विधायिका और संसद वर्ड को चेंज कर सकता है वो, यहाँ पे आपको संसद ध्यान रखना है, लोकसभा और राज्यसभा। संसद में लाया जाता है, यहाँ पे भी लाया जा सकता है, पहले यहाँ पे, जहाँ भी प्रस्ताव आएगा तो उसका 1/4 उस पर साइन होने चाहिए, इसको बोलते हैं ना साइन, उसके साइन होने चाहिए, सॉरी बीच में गलत लिख दिया, तो साइन होना चाहिए, मतलब 1/4 सदस्य उसका साइन करना चाहिए कि हाँ ये, मतलब हम सहमत हैं इस बात से कि इन्होंने संविधान का उल्लंघन किया। ठीक है, अब होता है कि मान लीजिए लोकसभा में लाया गया है। ठीक है, एक प्रक्रिया मैं बता रहा हूँ, जो प्रक्रिया अपनाई जाती है महाभियोग। ठीक है, मान लीजिए लोकसभा में लाया गया, बहुत धीरे धीरे समझना, टेक्निकल चीज़ है, मैं एक एक करके समझा रहा हूँ, इसलिए धीरे से, ताकि दोबारा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़े। अगर फिर भी नहीं समझ में आए तो दोबारा आप लेक्चर देख लेना, और कोई भी कंफ्यूजन हो आप कमेंट कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको दोबारा बता दूँ। ठीक है, लोकसभा में लाया गया, मान लीजिए प्रस्ताव ला रहे हैं अपन, इसका महाभियोग लगाना है राष्ट्रपति के ऊपर,
तो लोकसभा में ला रहे हैं ना, तो सबसे पहले इसको क्या करते हैं, 3/4 आपको वो होना चाहिए, बहुमत। बहुमत होना चाहिए आपके पास, जो भी प्रस्ताव आप ला रहे हैं उस पे 3/4 से वो पास होना चाहिए, लोकसभा से पास होना चाहिए। ठीक है, आपका मान लीजिए पास हो गया, यहाँ से यहाँ से पास होगा, अब ये नेक्स्ट जाएगा राज्यसभा में। ठीक है, अब राज्यसभा दूसरा सदन कोई भी हो सकता है, मान लीजिए पहले इसमें लाया गया, तो दूसरा सदन इन आरोपों की जांच करता है जो आरोप संविधान के उल्लंघन के आधार पर लगाए गए। तो इन आरोपों की जांच के लिए कमेटी बिठाता है। इन आरोपों की जांच करता है। ठीक है, इन आरोपों की जांच करता है कि आरोप सही है या गलत। सबसे पहला, अगर आरोप सही सिद्ध होते हैं या गलत लगते हैं, तो मान लीजिए अगर गलत लगे हैं, राज्यसभा की जो जांच कमेटी है उसको गलत लगे, तो वहीं पे कैंसिल कर देगी और ये प्रस्ताव कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अगर इसको लगता है नहीं है, सही नहीं है आरोप, तो यहीं पे कैंसिल कर देगी, बात खत्म, यहीं पे प्रस्ताव खत्म हो जाएगा। अगर मान लीजिए ये कहता है कि आरोप सही है, आरोप सही है, तो हाँ जो आरोप आप लगा रहे हैं वो एकदम सही है। अगर आरोप सही है, तो जो दूसरा सदन होता है इसको भी सेम प्रोसेस थे, यानी कि 3/4 से बहुमत पारित करना हो, 3/4 से बहुमत पारित करना होगा। सेम एग्जैक्ट प्रोसेस दोनों में सेम है, बस दिक्कत ये होती है यहाँ पे किसी भी सदन में लाया जा सकता है। अगर यहाँ पे लाया गया होगा तो यहाँ से पहले पारित करना होगा और फिर जाके ये लोकसभा जांच करेगी वहाँ पे। ठीक है, दोनों में रिवर्स कर सकता है, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो जो भी सदन मान लीजिए अगर नहीं आरोप सिद्ध कर रहा है कि ये मतलब सही नहीं है, तो वहाँ पे वो कैंसिल हो जाएगा, खत्म। वहाँ पे मतलब पूरी बात ही खत्म है कि प्रस्ताव ही खत्म हो जाता है, उस पर दोबारा कोई बात नहीं करते हैं। दूसरा, अगर मान लीजिए सही है, उनको लग रहा है कि ये आरोप सही है, तो वो इसी तरह से 3/4 के बहुमत से प्रस्ताव पारित करेंगे और जैसे ही प्रस्ताव पारित होगा राष्ट्रपति हट जाएगा, राष्ट्रपति अपना पद खाली कर देंगे। ओके, तो ये थी आपकी महाभियोग प्रक्रिया। जो भी है मटेरियल आप देखना, एक पेज में होता है। मैंने बुलेट फॉर्म में ऐसे धीरे धीरे गिर करके जो भी पॉइंट थे मैंने वो आपके निकाल लिए हैं। साइन करता है, ये है, आरोपों की जांच करता है, सही करता है या गलत होता है, 3/4 का बहुमत होता है, संसद होता है, राष्ट्रपति पे अभी तक नहीं लगाया गया लेकिन। ठीक है, लेकिन हमको प्रोसेस तो पढ़ना ही पड़ेगा, प्रस्ताव है। अभी जुडिशरी वाले में लगाया गया तो हो सकता है जुडिशरी वाले में भी आपसे पूछा जा सके प्रोसेस, तो वो प्रोसेस मैं आपको सेम बता दूंगा उसमें भी जुडिशरी वाले, लेकिन यहाँ पे मेनली प्रोसेस सेम ही रहता है। ठीक है, हो गया है मेरे हिसाब से महाभियोग में, इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। धीरे से पढ़िए, आराम से बुलेट फॉर्म में बना के जो आप याद बोल सकते, आपके सारे कॉन्सेप्ट ऐसे ही क्लियर हो जाएंगे, आपको पूरी रामायण लिखने की जरूरत नहीं होती है। मेरा नोट्स सिर्फ सेम इसी पैटर्न पे बने हुए, तो मुझे लगता है महाभियोग प्रक्रिया कंप्लीट हो गई होगी। इससे ज़्यादा सरल यार मैं क्या ही बनाऊँ। ठीक है, ये भी हो गया आपका महाभियोग और प्रकृति। अब आते हैं थोड़ा शक्तियों के बारे में, थोड़ा शक्तियों के बारे में जानते हैं। ठीक है, शक्तियाँ देखते हैं। देखिए, राष्ट्रपति की जो शक्तियाँ हैं उनके बारे में बहुत ज़्यादा बुक में लिखा हुआ है। ठीक है, राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में ज़्यादा डेफिनेशन है लेकिन जो चीज़ मुझे दिखती है जब मैं पढ़ता हूँ, तो मैं सिर्फ उन चीज़ों को कलेक्ट करता हूँ जो चीज़ एक्सेप्शन है, क्योंकि नियुक्तियाँ बहुत सारी करता है राष्ट्रपति, वो सभी को एक एक नंबर नंबर वाइज से आप याद करना पॉसिबल नहीं होगा, मेरे हिसाब से पॉसिबल नहीं है। तो इसमें सबसे पहले जो बनता है आपका बनता है कार्यकारी। कुछ ज़्यादा नहीं है, आपको सिर्फ ध्यान से सुनना है। मैं यही कहता हूँ कि व्यक्ति अगर ध्यान से सुने या स्टूडेंट अगर ध्यान से सुन रहा है ना,
तो आधे कॉन्सेप्ट तो मैं ये कहूँगा कि दर्शन वाले पार्ट को सुनने से कंप्लीट हो जाते हैं, आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं करना है कि तो कोई भी टीचर पढ़ा रहा है, मेरी बात नहीं, कोई भी टीचर पढ़ा रहा है तो आप लिखने मत बैठ जाइए यार कि मुझे पहले नोट्स बनाओ। नोट्स तब बनते हैं यार जब आपकी चीज़ें समझ में आ गई। जब आप समझ ही नहीं पा रहे तो नोट्स बना के क्या फ़ायदा, बुक में पढ़ लो यार, कोई बात नहीं। तो इसलिए पहले चीज़ें समझिए। बुक में तो आपको मिल ही जाएगा, लेकिन बुक में आप देखना कार्यकारी शक्तियाँ कितना लिखा है होगा, लेकिन मैं यहाँ पे आपको 2 लाइन बताऊँगा, 2 लाइन में आप समझ जाओगे। देखिए, तो देखिए कार्यकारी शक्तियों के बारे में कुछ जानते हैं। कार्यकारी शक्तियों में देखो आपको ध्यान क्या रखना, मैं एक्सेप्शन चीज़ निकाल के बता रहा हूँ जो मैंने अपने खुद के नोट्सों में लिखी है यूपीएससी वाले। इसमें क्या करना है, वो बहुत सारी नियुक्तियाँ करता है, जैसे पीएम की करता है, नियुक्तियाँ आती हैं, ध्यान रखना। सबसे पहले तो ये ध्यान रखना, कार्यकारी शक्तियाँ होती क्या है, वो नियुक्तियाँ करता है इसमें। अब देखना बहुत सारी नियुक्तियाँ होंगी, राष्ट्रपति नियुक्त करता है, ठीक है। बहुत सारी नियुक्तियाँ होंगी, ये है फलाना है, पीएम है, मंत्री है, पीएम है, मंत्री परिषद है, ठीक है, महान्यायवादी है, बहुत सारी। मैं ये कहूँगा आपको याद भी नहीं होगा, मैं यहाँ पे एक ही वर्ड लिख देता हूँ। इस तरह का होता है, आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि जो कार्यकारी शक्तियाँ होती है उसको नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। दूसरा, इनको याद नहीं रखना, बस। अब आपको याद क्या रखना है वो मैं बताता हूँ। एक तो ध्यान रखना, जो वित्त आयोग का गठन करता है, इसमें 2 चीज होता है, इसका गठन और सदस्यों का चयन। ध्यान रखना, इन दोनों को राष्ट्रपति करता है, मतलब इसका गठन और सदस्य दोनों को करता है। लेकिन यहाँ पे डिफरेंस क्या होता है ये समझना है, टेक्निकल चीज़ें ध्यान रखो। सर्वर थोड़ा सा हिला लो भाई अभी, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी आने वाली हैं जिनसे मैं ये कहूँगा अगर ये मिस कर दिए ना यार तो ये शक्तियाँ आपकी समझ में नहीं आएगी। बुक में पढ़ते रह जाओगे, कभी कंप्लीट नहीं होंगी शक्तियाँ, क्योंकि पेज का पेज भर जाता है, नियुक्तियाँ खत्म नहीं होती, आप ये जानते हैं। इसलिए मैं कहूँगा जो जो चीज़ मैं आप यहाँ पे बता रहा हूँ उस पर फोकस रखिए पूरा। देखिए, एक होता है गठन और एक होता है सदस्य। जब वो सदस्यों की नियुक्ति कर रहा है तो वो है कार्यकारी, ठीक है, और गठन कर रहा है तो ये है वित्तीय शक्ति उसकी। वो मैं आगे भी लिखाऊंगा वित्तीय शक्ति में। जब वो वित्त आयोग का गठन कर रहा है तो इसका मतलब है वो वित्तीय शक्ति है उसकी, ठीक है। ऐसे ही कुछ अपवाद मैं निकाल देता हूँ, मैं 2 अपवाद हैं, उनको हटा दो आप, बाकी सारे कॉन्सेप्ट क्लियर। आपको आंख मीच के ये लगा देना है कि ये शक्ति ये वाली, ठीक है। अगर वित्त के सदस्य हैं, वित्त के अध्यक्ष, वित्त आयोग जो गठन करते हैं, वित्त आयोग के अध्यक्ष और सदस्य, अध्यक्ष और सदस्य, अगर वो इनका गठन कर रहा है, मान लीजिए सदस्य क्या कर रहा है, अध्यक्ष क्या कर रहा है, तो वो शक्ति कहलाएगी कार्यकारी। लेकिन अगर वहीं वित्त आयोग का गठन कर रहा है तो इसका मतलब है वो वित्तीय शक्ति है उसकी, ना कि कार्यकारी, ठीक है। दूसरा, एक होता है विधायी सदस्य, उसकी विधायी शक्तियां भी आती। मान लीजिए उसके एक एक होता है प्रोटेम स्पीकर का भी गठन करता है। प्रोटेम स्पीकर होता है, अध्यक्ष होता है, अध्यक्ष के निर्वाचन में भाग लेता है संसद के, ठीक है। प्रोटेम स्पीकर है, उसकी भी नियुक्ति करता है भाई। तो ये कौन सी शक्ति होगी, बस आपको ये ध्यान रखना। विधानसभा या विधान सॉरी संसद में कोई भी अगर वो नियुक्ति कर रहा है तो ये ध्यान रखना वो विधायी शक्ति होगी, यानी कि विधायिका से रिलेटेड उसका कार्य होगा, ठीक है। वो कार्यकारी शक्ति नहीं होगी। ये 2 चीजें याद रखनी है। बाकी जो भी नियुक्ति कर रहा है वो चीफ इलेक्शन कमीशन होता है और मानवाधिकार आयोग के सदस्य होते हैं, जिसमें मतलब वो करता है एक कमेटी के द्वारा उनको गठन करता है। बहुत सारे आयोग की नियुक्तियां हैं जिसमें राष्ट्रपति करता है। लेकिन आपको ध्यान सिर्फ ये चीजें रखनी, एक गठन इसका ऐसे होता है और एक विधायी वो होते हैं सदस्य,
उनका जो निर्वाचन कर रहा है या उनको नियुक्त कर रहा है, तो वो होते हैं उसके विधायी शक्तियाँ, ना कि कार्यकारी। बस ये दो डिफरेंस याद रखने हैं कि ये वाले ऐसे होते हैं, बाकी ये वाला चेंज हो जाता है यहाँ पे। वही सदस्य में अगर कर रहा है तो कार्यकारी शक्तियाँ है। ठीक है, ये दो पॉइंट याद रखना है। आपका कार्यकारी शक्तियाँ कंप्लीट हो गई, अभी जाके ये लेक्चर पढ़ के आप अपने नोट्स में चेक कर लेना कार्यकारी शक्तियाँ कितनी सारी लिखी होंगी, पेज भर जाएगा, पर आप खत्म नहीं होंगे। बस आप उसमें से रेड पेन से ये वो कर लेना मार्क कि हाँ ये वाली चेंज है। बस आपको यही कन्फ्यूज़न हटानी है वहाँ से, बाकी आपका एग्जाम में कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं होगा। कन्फ्यूज़न के लिए वो यही शब्द रहेंगे, क्योंकि वित्त आयोग वाला, विधायी सदस्यों के गठन वाला, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा यही समझ के चलता है व्यक्ति की नियुक्तियाँ हैं, जो भी नियुक्तियाँ राष्ट्रपति कर रहा है वो कार्यकारी है, लेकिन सारी कार्यकारी नहीं है भाई, इसमें विधायी कुछ अलग हो जाती है अध्यक्षों का। अब देखिए नेक्स्ट चलते हैं, कौन सा वाला है अपना आता है, सेकंड वाली शक्तियाँ आती हैं। सेकंड आती है विधायी, जिसमें मैं बता रहा हूँ। अब मैं विधायी शक्तियाँ आपको थोड़ा सा बताता हूँ। विधायी में ध्यान रखना, विधायी से मतलब होता है सीधा सीधा संसद। बस संसद का जो भी कार्य होगा उसका वो विधायी शक्ति होगी। जैसे सत्र आहूत करना, यानी कि सत्र को बुलाना, सत्रावसान करना, विघटन करना, और उसमें जो भी रिपोर्ट रख रहा है वो उस रिपोर्ट से लेकर उसके सदस्यों की कुछ नियुक्तियां होती हैं, सदस्य नियुक्त करना, जैसे कि सत्र आहूत करना, बुलाना, ये कौन सी शक्ति है? विधायी। ठीक है, सत्रावसान। ठीक है, एक होता है विघटन। आप ये देखिए, नोटिस करिए, इसमें सारी शक्तियां जो भी कार्य होगा, वो स्टेप होगा, वो विधायी का या संसद से रिलेटेड होगा। बस आपको ये ध्यान रखना है माइंड में। की पॉइंट होते हैं कुछ जो आपको ध्यान रखते हैं, संसद से संबंधित कार्य, मैं यही कहूँगा की पॉइंट से काम करना है। संसद संबंधी कार्य, इसका एक कीवर्ड है, ये समझिए। जो भी संसद से संबंधित कार्य होगा वो विधायी कार्य होगा। जैसे विधेयक पे अनुमति देना, विधेयक पर अनुमति देना, ये सब चीजें उसकी विधायी शक्ति में आती है। ठीक, कार्यकारी हो गया, विधायी हो गया। ये कीवर्ड याद रखने हैं जो मैं आपको लिखा रहा हूँ, कीवर्ड से ही आप पकड़ पाओगे सारी चीजें। बस एक बार बुक में से या कहीं से भी एक बार वो पढ़ लेना, और इस पॉइंट को ध्यान रखना कि जो भी संसद से संबंधित कार्य हैं उसके, वो विधायी संबंध। यहाँ पे विधायी का मतलब ही यही होता है कि संसद, संसद के उसके सारे कार्य। ठीक है, ये दो हो गया आपका। अभी मैं देखता हूँ कौन सा वाला आपका, कार्यकारी हो गया, विधायी हो गया। अब आते हैं वित्तीय। वित्तीय में ज़्यादा नहीं है, मैंने जैसा कि कहा था कि इनमें बहुत ज़्यादा वो नहीं है आपके उसमें। कहाँ गया यार, सॉरी, पेज आगे आ गया। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पे वित्तीय वाली पूछा गया है। वित्तीय वाली बताता हूँ, वित्तीय शक्तियाँ कौन सी हैं इसकी। वित्तीय शक्तियाँ सबसे पहले तो मैं वो बता चुका हूँ, वित्त आयोग का गठन। वित्त आयोग का, आयोग का गठन है, ना कि सदस्य का, ध्यान रखना, ना कि सदस्यों का, सदस्य या अध्यक्ष। ठीक है, वित्तीय में ये होता है। दूसरा, मान लीजिए धन विधेयक है। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान देने की जरूरत है। धन विधेयक, जैसा मैंने अभी पॉइंट में बताया था कि संसद संबंधी सारे काम आप उसमें रखिए विधायी, लेकिन यहाँ पे धन विधेयक आ गया जो कि एक संसद का कार्य है भाई। लेकिन भाई ये देखिए,
धन विधेयक है, कोई सामान्य विधेयक या एक्ट नहीं है। धन विधेयक है, पैसे से रिलेटेड होता है, तो ये वित्तीय में आएगा। ठीक है, धन विधेयक। एक होता है अनुदान की मांग, अनुदान की मांग। अब आप कितने ऐसे लोग हैं मुझे ये बता सकें सॉरी, कितने ऐसे लोग हैं यानी कि स्टूडेंट हैं सॉरी, कि जो ये बता सकें अनुदान की मांग क्या होता है, कि अनुदान की मांग किसे बोलते हैं? कमेंट करके बताना यार, क्योंकि ये लिखा कुछ और है। अगर मैं एक बार मैं आपको बता दूंगा तो आप भूलोगे नहीं यार कभी। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कितने लोगों को पता है, कितने लोग इस तरह की पढ़ाई कर चुके हैं कि हाँ ये कॉन्सेप्ट भी पता है कि अनुदान की मांग हम इसको बोलते हैं। कमेंट करना यार, ताकि पता चलता है कि स्टूडेंट किस गहराई तक जा रहे हैं। चलिए, जब जब आपका कमेंट आएगा तब मैं पढ़ लूंगा, लेकिन मैं अभी बता देता हूँ अनुदान की मांग क्या होता है। अनुदान की मांग होता है जो भी गवर्नमेंट को फंड सॉरी पैसे चाहिए होते हैं काम करने के लिए, कि हम इस योजना पे इतना खर्च करेंगे इस विभाग में। जैसे कि मंत्री होता है ना, तो मंत्री आपकी कैटेगराइजेशन होता है कि कृषि मंत्रालय को उतना पैसा दिया गया है, उस मंत्रालय को उतना पैसा दिया गया है। जब वो पैसा दिया जाता है ना, तो जो प्रस्ताव रखा जाता है कि हमें कृषि मंत्रालय के लिए, वित्त मंत्री रखते हैं, कृषि मंत्रालय के लिए हमें इतना पैसा चाहिए, तो जो पैसा रखा जाता है ना उसी को बोलते हैं अनुदान की मांग। समझ में आ गया? यानी कि जो प्रस्ताव में रखा जाता है कि हमें कृषि मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय या एजुकेशन मंत्रालय के लिए कितना पैसा चाहिए संसद के सामने। एक और, हाँ, इसमें बजट भी आ जाता है आपका। बजट संबंधी जो भी कार्य होगा वो वित्तीय शक्तियां होती हैं। बजट को रखवाता है राष्ट्रपति, संसद में वित्त मंत्री के द्वारा बजट को रखवाता है। ठीक है, इसलिए ये उसकी वित्तीय शक्ति हो जाती है, राष्ट्रपति की वित्तीय शक्ति हो जाती है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कुछ जो वर्ड हैं वो सिर्फ वही याद रखने हैं, आपको फालतू की चीज़ें याद नहीं रखनी है। मेरे हिसाब से दो या तीन तीन पॉइंट बन रहे हैं, बस ये याद रखिए, बाकी आपका सारा क्लियर हो जाएगा। शक्तियों में उतना ज़्यादा आपको पढ़ना नहीं है, बस ये है कि आपने फोकस नहीं किया है। नहीं तो ये चीज़ें उसमें मेंशन रहती थोड़ा थोड़ा, क्योंकि यूपीएससी वाले हैं, स्टूडेंट ही इन चीज़ों को कैच कर पाते हैं, क्योंकि हमें इतना ज़्यादा नहीं पढ़ना होता, बहुत ज़्यादा चीज़ें हमें पढ़नी होती हैं। तो हम सिर्फ वही चीज़ें निकाल के रखते हैं ताकि जिससे काम आसान हो सके। ठीक है, अनुदान की मांग, धन विधेयक, और ये आपका वित्त आयोग वाला बजट से संबंधित। बजट रखवाता है राष्ट्रपति वित्त मंत्री से। धन विधेयक, ये सारी शक्तियाँ जो होती हैं आपकी वित्तीय होती हैं, राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियाँ होती हैं। बस इससे ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है। आपकी तीन या चार सॉरी कंप्लीट हो चुकी हैं, तीन शक्तियाँ। अब आता है एक न्यायिक शक्ति। न्यायिक शक्ति में भी कुछ नहीं है, यहीं पे मैं करवा देता हूँ। चलिए, दूसरा पेज लेने की ज़रूरत नहीं, इसमें ज़्यादा बड़ी कुछ बात। न्यायिक शक्तियाँ, कुछ शक्तियाँ जो मैंने एक्स्ट्रा में लिखी हुई हैं वो थोड़ा इंपॉर्टेंट है, उनको मैं अलग अलग से करवाऊँ, क्योंकि एक बहुत बड़ा प्रोसेस है उनमें, वो अंदर नहीं करवा सकता, क्योंकि इसमें फिर हौच पौच हो जाती है। तो मैं न्यायिक शक्तियों की बात करूँ तो न्यायिक शक्तियों में होता है सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं, ठीक है, हाई कोर्ट के हैं, इन सभी की नियुक्ति नियुक्ति अगर करता है तो वो उसकी न्यायिक शक्ति कहलाती है। देखिए, एक और मैं यहाँ पे बता देता हूँ, एक क्षमादान की जो शक्ति है ना, बहुत सारी बुकों में उसको बताया गया है न्यायिक शक्ति, जबकि ऐसा नहीं है। ये न्यायिक शक्ति नहीं है, ये कार्यकारी शक्ति है। जो फर्स्ट वाला मैंने बताया कार्यकारी शक्ति है, ये कार्यकारी शक्ति है। ध्यान रखना, ये पॉइंट ध्यान रखना है, क्योंकि जब भी क्षमादान से क्वेश्चन पूछा जाएगा मैं उसमें भी ये चीज़ बता दूंगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो क्षमादान की शक्ति है वो न्यायिक शक्ति नहीं है, वो कार्यकारी शक्ति है। ठीक है, पॉइंट क्लियर हो गया। ये जस्टिस वाला है तो ये हाई कोर्ट, यानी कि सबसे बड़ी बात है यहाँ पे न्यायिक लिखा हुआ है। जो न्यायिक यानी कि जुडिशरी से संबंधित कोई भी नियुक्ति होगी वो उसकी न्यायिक शक्ति में आएगी। ठीक है, और कुछ नहीं है।
खत्म आपका। अब आते हो ना आपके मेजर मेजर वो आती है। अ, जैसा कि मैं ये बता दूं, देखता हूँ 1 मिनट। ये वाला देखिए आप, देखिए ये हो गया है आपका कार्यकारी हो गया है, ठीक है, विधायी हो गया, वित्तीय हो गया, न्यायिक हो गया। अब आते हैं कूटनीतिक, सैन्य और आपातकालीन। ठीक है, छोटी छोटी हैं, लगभग 5 से 10 मिनट में कंप्लीट कर दूंगा उसको भी। आ, आराम से देखते हैं कूटनीतिक, सैन्य और अब देखिए कूटनीतिक वाला में क्या। ये आप सबसे पहले तो यार शब्द पे ही फोकस कर, शब्द में ही लिखा होता है, छुपा होता है कूटनीतिक। आप समझ रहे हैं कूटनीतिक क्या होता है? कूटनीति जो भी अंतर्राष्ट्रीय जो होते हैं समझौते वगैरह होते हैं, अंतर्राष्ट्रीय समझौते, संधि, जो भी इंटरनेशनल संधि समझौते होते हैं, ठीक है, वो आते हैं इसमें। दूसरा, इसमें क्या होता है, देखिए आपने एक बार सुना होगा, कई बार सुनते होंगे, राजदूत। ठीक है, राजदूत सुना होगा कि राजदूत नियुक्त कर दिया। एक राजनयिक ही होता है, राजनायक, राजनायक होता है जो दूतावास होते हैं ना फॉरेन कंट्री में अपने, वो उनके प्रमुख होते हैं ये राजदूत और राजनयिक पद, इनकी नियुक्ति करता है। इनकी नियुक्ति करता है, ध्यान रखना, नियुक्ति वाले में जो मैंने बताया था कार्यकारी में, हर नियुक्ति कार्यकारी नहीं है। इतना ध्यान रखना है, कौन कौन सा छोड़ना है ये भी छोड़ना है। अगर वो किसी राजदूत का नियुक्त कर रहा है या राजनयिक को नियुक्त कर रहा है, तो इसका मतलब यूएस, जैसे बोलते हैं ना यूएसए में अपने राजनयिक कौन है, वो उस वाला राजनयिक है। तो जो राजनयिक नियुक्ति कर रहा है अंतर्राष्ट्रीय समझौते में, ये सारी कूटनीतिक शक्तियाँ होती हैं उसकी। बस 2 लाइन में ये कंप्लीट हो गया आपका कूटनीति में, इससे ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। एक आता है सैन्य शक्ति। आपको पता होगा सैन्य शक्ति में जो तीनों सेनाओं का प्रमुख होता है ना, अगर शब्द ये लिखा आ रहा है तीनों सेनाओं का प्रमुख, राष्ट्रपति होता है। ठीक है, राष्ट्रपति होता है। अगर तीनों सेनाओं का प्रमुख लिखा जाता है, एक अलग अलग से प्रमुख अलग हैं, लेकिन अगर तीनों सेनाओं का प्रमुख होता है राष्ट्रपति, इन तीनों सेनाओं की शक्तियों को धारण करता है, इसलिए इसको बोलते हैं तीनों सेनाओं का प्रमुख होता है। अगर राष्ट्रपति ऑर्डर देगा ना, जैसे बेसिकली ऑर्डर तो पीएम का ही होता है वास्तविक रूप में, लेकिन नामात्र का होता है इसलिए बोलते हैं ना। लेकिन अगर ये ऑर्डर दे रहा है तो तीनों सेना प्रमुख को मानना पड़ता है उसको, इसलिए तीनों सेना प्रमुखों का प्रमुख कहा जाता है। ठीक है, तीनों सेनाओं की शक्तियों को धारण कर सकता है, इसलिए इसको सैन्य शक्तियां रखी गई। बस ये खत्म हुआ। अब आता है आपका आपातकालीन। देखो आपातकालीन शक्तियां अपने आप में एक सेपरेट है। जो आपातकालीन वाले सेगमेंट में मैं चाहूँगा उसमें कराई जाए, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा है। ये भी एक अपने आप में आपातकालीन शक्तियों वाला एक अलग टॉपिक है। तो मैं चाहूँगा इसके लिए एक अलग से क्लास ली जाएगी, जिसमें आपातकालीन, आपातकालीन आपको पता है 3 शक्तियाँ होती हैं। ठीक है, एक होता है राष्ट्रपति शासन, सॉरी यार, जब मिटा ही दिया है तो थोड़ा। एक होता है राष्ट्रीय आपात,
ठीक है। दूसरा होता है राष्ट्रपति शासन, ये भी मैं अलग से कर रहा हूँ। ठीक है। एक होता है वित्तीय आपात, ये तीन शक्तियां होती हैं उसके पास। ये तीन शक्तियां होती हैं आपातकाल जो राष्ट्रपति लगाता है। ये आता है 352 में आर्टिकल। ठीक है। और ये आता है 356, और एक और आर्टिकल होता है जो आपने शायद पढ़ा नहीं हो, वो भी आता है 365 आर्टिकल। मैं इन दोनों को बताऊंगा, इन दोनों में डेफिनेशन थोड़ा अलग है और दोनों के आधार पे लगाया जा सकता है, लेकिन एक के आधार पे नहीं लगाते हैं। उसका रीज़न भी मैं जब आपातकालीन बता कराऊंगा टॉपिक उसमें बताऊंगा क्यों नहीं लगा पाते हैं। ठीक है। लेकिन लगा सकते हैं इसमें। और ये होता है 360। ठीक है। देखिए आपका जो सारी शक्तियाँ हो गई हैं इसको मैं अलग से करवाऊंगा, जैसे मैं बता चुका हूँ शक्तियाँ राष्ट्रीय और राष्ट्रपति शासन वित्तीय आपातकाल। सैन्य शक्ति में आप ध्यान रखिए कि जो सैन्य शक्तियाँ होती हैं जैसे वायु सेना, आपका थल सेना और जल सेना, उनकी शक्तियों को होल्ड करता है वो, इसलिए उसको सैन्य शक्तियाँ दी गई थी। राज्यपाल के पास नहीं है सैन्य शक्तियाँ। जब मैं शक्तियाँ करवाऊंगा तो थोड़ा सा राज्यपाल से भी थोड़ा रिलेट करवाऊंगा, जब राज्यपाल हो तो यहाँ रिलेट हो जाए। ठीक है। दूसरा, कूटनीतिक में अंतर्राष्ट्रीय समझौते संधि आते हैं, राजदूत और राजनयिक की नियुक्ति आ जाती है। मेरे हिसाब से दो, यहाँ पे तीन हो चुकी हैं आपकी कंप्लीट। मैं एक बार रिवाइज करवा देता हूँ ताकि थोड़ा सा कन्फ्यूजन ना हो। देखिए कार्यकारी शक्तियों में देखिए नियुक्ति करता है, सबसे पहले ये ध्यान रखिए नियुक्तियां करता है वो। बस किन किन की नियुक्तियां नहीं करता है वो मैंने आगे भी लिखा दिया है, इसमें भी थोड़ा बता दिया है कि कौन कौन सी नियुक्तियां वो नहीं करता है, जो कार्यकारी नहीं है, मतलब करता है लेकिन कार्यकारी नहीं है। वित्त आयोग का गठन उसकी विधायी शक्ति है, ना कि कार्यकारी। बस ये कंप्लीट कर लो, बाकी ऐसी चीजें ध्यान रखनी है आप। कार्यकारी शक्ति का मतलब सिर्फ यही है जो नियुक्ति करता है। दूसरा विधायी शक्ति वाला होगा, ये रहा। अब विधायी शक्ति में कीवर्ड याद रखिए आप सबसे। इसमें क्या करता है, वो संसद संबंधी कार्य करता है। संसद यानी कि विधायी का मतलब ही होता है विधि निर्माण में जो सहायक क्रिया कृत है। विधि निर्माण विधि निर्माण ठीक है। विधि निर्माण के अगर कार्य करते हैं तो ये समझिए आप, वो विधायी शक्ति के अंदर का सत्र आउट करना, विघटन करना और विधेयक पे अनुमति देना, तो ये सारी उसमें आएंगे। ठीक है। अब देखिए, ये थोड़ा याद रखना, ये बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट मैंने आपको करवाए हैं जो कि आपको ध्यान रखना है। मैं इसीलिए बोल रहा हूँ आपको। देखो, ये चीज़ें आप ध्यान रखिए, कौन शामिल है कौन नहीं। यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, कौन कौन शामिल है कौन कौन नहीं है, ये एकदम दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि ये है, ये शामिल नहीं है। कौन कौन सा है कौन कौन सा नहीं है, निर्वाचित है, संसद है, थोड़े जो पॉइंट है ना ऐसे, विधानसभा, संसद, यूटी, इनको ध्यान रखिए। ठीक है। ताकि कंफ्यूजन कम होती है, ऐसी चीज़ें से क्लियर करने से क्या होता है, जब आप सेकंड रिवीजन कर रहे होते हो तो उसमें दिक्कत नहीं आती है। जैसे वित्तीय शक्तियाँ, मैं कार्यकारी में बता चुका हूँ आपको, एक बार मैं रिवाइज करवाता हूँ। इसमें गठन होता है, अब इसमें ध्यान रखना, सदस्य और अध्यक्ष वाला बताया था मैंने, वो अलग होता है, वो उसकी कार्यकारी शक्ति होती है। धन विधेयक वाला, बजट वाला, अनुदान की मांग, अगर ये सभी कार्य आप देख सकते हैं ये संसद में होते हैं, लेकिन ये विधायी कार्य हैं नहीं है, ओके, वित्तीय कार्य। क्योंकि मान लीजिए फंड से रिलेटेड है ये सब, आप देखिए इसमें धन से रिलेटेड है, इसमें धन से रिलेटेड है, इसमें भी, बजट में भी, तो ये उसकी वित्तीय शक्तियों के अंतर्गत। न्यायिक शक्ति में आपको मैंने बताया है, इसमें होता है जज और हाई कोर्ट वगैरह, जैसे मतलब जुडिशरी से संबंधित कोई भी नियुक्ति कर रहा है तो उसकी न्यायिक शक्ति आ जाती है। अब देखते हैं आगे क्या है आपका।
कहाँ गया यार? हाँ ये रहा। आज हम कितने कर चुके हैं? निर्वाचन हो गया, ये हो गया आपका, ये हो गया। शक्तियों में कार्यकारी हो गया, विधायी हो गया, वित्तीय हो गया, न्यायिक हो गया। कूटनीतिक शक्तियाँ मैं बता चुका हूँ। सैन्य शक्तियाँ जो हैं, आपातकालीन शक्तियाँ हम आपातकाल वाले टॉपिक में अलग से करवाऊँ। ये अच्छा टॉपिक है, थोड़ा लंबा है। यहाँ पे करने से मेरे हिसाब से राष्ट्रपति वाला टॉपिक बहुत ज़्यादा लंबा हो जाए, तो मैं समझता हूँ इसको अलग से करवाऊँ। ठीक है। दूसरा, आज मुझे लगता है इतना ही काफ़ी रहेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा लेक्चर हो जाएगा। इसलिए ये जो 3 चीज़ें हैं, अध्यादेश, क्षमादान और वीटो पावर, ये बहुत अच्छे टॉपिक हैं। मेजर क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं। तो इसलिए मैं चाहूँगा नेक्स्ट वीडियो में मैं इसको कवर करवाऊँ, अध्यादेश, क्षमादान और वीटो पावर। तो दोस्तों ये बताना मतलब इसमें क्या-क्या दिक्कत आई आपको पढ़ने में? जो भी मैंने समझाया है, अगर आपको दिक्कत आई हो तो कमेंट कर देना। लेकिन अगर आपको दिक्कत नहीं आ रही है और आप पढ़िए एक बार, मतलब ये होता है कि जैसे टीचर से पढ़ा, तो आप एक बार बुक में और देख लीजिए कि ये चीज़ें टीचर ने पढ़ाई हैं, तो बुक में देखते हैं कि क्या-क्या चीज़ें हमारी समझ में आ रही हैं। अगर बुक में देखिए, अगर बुक में से समझ में आ रहा है तो मेरे हिसाब से कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। लेकिन अगर फिर भी कोई दिक्कत आ रहा है तो आप कमेंट करिएगा। बाकी जो है मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। तो ठीक है दोस्तों, अगले लेक्चर में मिलते हैं। तो शेयर करना यार वीडियो, और कमेंट करना, और कोई भी डाउट हो तो भी कमेंट करना, पूछ सकते हो आप, ऐसा कुछ नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है मुझे। कॉन्सेप्ट मेरा क्लियर है, आप कहीं से भी पूछ सकते हो। बुक में अगर पढ़ रहे हो, बुक पढ़ के अगर आप पढ़ रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। तो ठीक है, आप कमेंट करना, शेयर करना, और दोस्तों को शेयर करना। सब्सक्राइब कर लेना यार, आगे सारी वीडियो आने वाली है, धीरे धीरे करके मैं सारी वीडियो डलवा दूँ। जैसे ही राष्ट्रपति हो गया, प्रधानमंत्री, जो भी टॉपिक आगे आने वाले, जो एसआई का बैच वो है आपका, एसआई की बैच बहुत स्टार्ट हो चुकी है, एसआई वाली वैकेंसी आने वाली है, वीडियो वाली है, तो उनमें भी मैं आपकी सारी वीडियो डलवा दूँ। तो बस कमेंट करना, शेयर करना और सब्सक्राइब कर लेना। और हाँ, बेल आइकन वाला मत भूलना यार, बेल आइकन ज़रूर दबा देना, जब भी हमारा कोई वीडियो अपलोड होगा तो सबसे पहले आपके पास आएगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं फिर, बाय।